बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे कुज़ा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। कुज़ा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है जानना कि हम ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिज़ाइंस डेवलप किए गए और इनको एज अल्टरनेटिव ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किया गया। तो हम फर्स्ट स्टडी करते हैं कि क्या ट्रू एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और क्या उनकी लिमिटेशंस हैं जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि कुज़ा एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ किया जाए। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी कंट्रोल्ड बाय द ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट्स हैं। किसी भी रिसर्च का पर्पस होता है कि वो इंटरनल वैलिडिटी भी इंश्योर करे और एक्सटर्नल भी। इंटरनल ये है कि चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को, ये जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, उसको किस तरह प्रैक्टिकली सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं, उनको जनरलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंट्स कौन से इंटरनल वैलिडिटीज को थ्रेट्स हैं जिनको कंट्रोल करते हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्ट्री इफेक्ट। इसका जैसे नॉमेनक्लेचर बताते हैं हिस्ट्री इफेक्ट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रीटमेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन के दरमियान में कोई इवेंट होता है तो उसकी बेसिस से हम कोवेरिएशन नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। इसको कहते हैं हिस्ट्री इफेक्ट। द occurrence ऑफ एन इवेंट other than the treatment can threaten internal validity if it produces changes in the research participants' behavior. तो हम इसलिए ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में हम ये कंफर्म करते हैं कि कोवेरिएशन वाज मेंटेन। काज इफेक्ट के लिए प्राइम कंडीशन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रीटमेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट के बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन में कोई और इवेंट नहीं हुआ, हम कहते हैं कोई वेरिएशन है। इस तरह से हम हिस्ट्री इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट में। द सेकंड इज मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या है? आप देखते हैं कि जो रैंडम असाइनमेंट ऑफ टू ट्रीटमेंट कंडीशंस में हम जब उन्हें करते हैं, आप देखते हैं रिपीटेड मेजर एक्सपेरिमेंट को आप देखें कि उसमें जब जैसे एक्सपेरिमेंट था एक्सरसाइज का, जिसमें एक जीरो एक्सरसाइज 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स एक्सरसाइज, वो 1 मंथ तक वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा। तो जो एक्सपेरिमेंट है, आप एज्यूम करते हैं, आप हाइपोथाइज करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट में विद द पैसेज ऑफ चेंज आया लोगों आपके पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर्स में वाज बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट्स। लेकिन ऐसे भी होता है कि जो एक्सपीरियंस है, जब जैसे ही टाइम गुजरता है उसके साथ जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें चेंजेस आती हैं, जिसको कहते हैं मैचुरेशन। इसको भी हम कंट्रोल करते हैं। आपने देखा था कि जब वो जो एक्सपेरिमेंट था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम 30 मिनट्स की अगर एक्सरसाइज की थी, फिर 20 की, फिर 10 की, फिर जीरो एक्सरसाइज, जो उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस के आर्डर्स थे वो इसीलिए बनाए गए थे। फिर आप देखते हैं पहले 0 10 20 30, फिर 10 20 30 0, फिर 20 30 0 10। तो आप देखते हो डिफरेंट आर्डर्स, रैंडम आर्डर्स क्यों बनाए गए? वो इसलिए बनाए गए थे, जैसे लैटन स्क्वायर का आप देखें, ताकि जो मैचुरेशन है उसके इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो पार्टिसिपेंट in an experiment necessarily change as a function of time. Change associated with the passage of time per second is called maturation. इस सेट टू इंटरनल वैलिडिटी को भी रिपीटेड मेजर डिजाइन और वैसे ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में इवन इन इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन कंट्रोल किया जाता है। फिर एक है टेस्टिंग का। जैसे देखें, जो subsequent testing है, taking a test generally has an effect on subsequent testing. जब आप एक बार टेस्ट करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, आप पेपर की एग्जांपल ले लें। अगर आपको एक पेपर एक बार दिया गया, फिर वही दूसरी बार दिया जाए, वही तीसरी बार दिया जाए, तो जो सब्सिक्वेंट टेस्टिंग होगी वो उसमें चेंज होगी आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की वजह से। लेकिन अब जैसे 4 टाइम टेस्टिंग की गई एक्सरसाइज के एक्सपेरिमेंट में, 0 एक्सरसाइज के बाद टेस्टिंग हुई, फिर 10 मिनट्स की एक्सरसाइज करवा के टेस्टिंग की, फिर 20 की और फिर 30 की। 4 टाइम्स आपने टेस्टिंग की, उनके मूड्स की डिफरेंट मेजरमेंट ली। तो
टेस्टिंग आप कहते हैं टेस्टिंग की वजह से नहीं चेंज आता, बल्कि रिपीटेड टेस्टिंग जिसे कहते हैं प्रैक्टिस इफेक्ट, उसकी वजह से चेंज नहीं आ रहा बल्कि चेंज आ रहा है आपकी इंटरवेंशन की वजह से। तो ये एक थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी है टेस्टिंग, जिसको हम कंट्रोल करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट में। अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी इफ द इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। तो ये जब आप तो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स इसको भी कंट्रोल करते हैं। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें ये है कि जैसे ही टाइम गुजरता है, जो आप इंस्ट्रूमेंटेशन जो करते हैं, जो लोगों में, जो पार्टिसिपेंट में चेंजेस आती हैं, जैसे मैच्योरेशन आती है या इंक्रीज फेमिलियरिटी विद द टेस्टिंग आ जाती है। इंक्रीज फेमिलियरिटी विद द टेस्टिंग आप देखें कि आपको एक टेस्ट एक बार, जो जैसे मैंने पहले बताया कि आपसे जब रिपीटेडली हम टेस्टिंग लें, तो जो आपकी सब्सिक्वेंट टेस्टिंग होगी उससे या तो उसका पॉजिटिव प्रैक्टिस इफेक्ट होगा या नेगेटिव प्रैक्टिस इफेक्ट होगा। आप मतलब उसको या तो एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, या आप उससे बोर होंगे। खैर दोनों तरह से वो उसका एक इफेक्ट होता है। लेकिन इसके बाद जो है, इस टेस्टिंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन ये है कि आपके आउटकम यानी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, उसको टेस्टिंग को आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जो रिपीटेडली आप पे ट्रीटमेंट्स अप्लाई की जाती हैं। आप देखें आप पे एक ट्रीटमेंट अप्लाई की गई, आपको कहा गया 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट वीक आप आए, आपको कहा 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें, फिर कहा 10 मिनट्स करें। जो आपने 30 मिनट्स की थी, अगर नेक्स्ट टाइम आप 20 मिनट्स करते हैं तो आप इंजॉय करेंगे, अच्छा जो जल्दी खत्म होगी। उन्होंने आपको नहीं बताना कि इस बार 20 मिनट्स होगी। 20 मिनट्स हो जाएंगे, आपको कहेंगे कि बस ये खत्म साइकिलिंग की। फिर 10 मिनट्स पे खत्म, फिर 0 पे ही खत्म, वो कहेंगे आप बस 30 मिनट्स रेस्ट करें। और अगर इसकी बजाय आप दूसरी साइड लें, यही आपको पहले कहा गया आप 30 मिनट्स रेस्ट करें, जब नेक्स्ट टाइम कहे उन्होंने कहा आपको 10 मिनट्स आप जो है एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, फिर 20, फिर 30, आप फिर उसके बाद सोचने लग जाएंगे कि यार ये कितनी बढ़ेगी आगे, कि कितनी आगे जाएगी ये। तो बात ये कि इसको कहते हैं कि ये जो है ये है टेस्टिंग, रिपीटेड टेस्टिंग, यानी जब डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन अप्लाई की जाती हैं, बार बार आपसे टेस्ट। उसके बाद ये तो है रिपीटेड टेस्टिंग। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी आपके जो बिहेवियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट कैसे की गई है। आप एक एग्जांपल लें, दो ग्रुप्स आपने लिए और उनको कहा कि आप क्लास के टीचर की टीचिंग एफिकेसी को रेट करें, कितना अच्छा इंस्ट्रक्शंस आपको कम्युनिकेट करता है ये टीचर या नहीं करता, आप इसको रेट करें। तो दो ग्रुप्स बना लें, आप एक ग्रुप को रेटिंग स्केल दे दें, प्रॉपर टीचिंग एफिकेसी का स्केल दे दें कि जी ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और आप इस पे रेटिंग कर दें। एक ग्रुप को आप वर्बली कह दें कि जी आप अपने टीचर की रेटिंग कर दें, आप अपने टीचर के बारे में बता दें 5 पॉइंट्स में कि उनकी उसकी टीचिंग जो एफिकेसी है वो किस तरह से है। तो ये आपको नहीं लगता कि दोनों जो ग्रुप्स होंगे उन पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन होगी उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। उस इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से उन दोनों के स्कोर्स, उनके एक्सप्रेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल का वो सारे चेंज होंगे। ठीक है, जैसे आप एक क्लास में लेक्चर रखते हैं और दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप को कहते हैं दो ग्रुप्स आप लेते हैं, तो एक आप ग्रुप को कहते हैं कि जी आप इस टीचर की टेस्टिंग करें, एक दूसरा ग्रुप लेते हैं उसको कहते हैं टेस्टिंग करें। एक ग्रुप को आप वर्बली कहते हैं कि जी आप लिख दें दिस नैरेटिव, आपने डिस्क्रिप्शंस लिखती हैं आपने। दूसरे को आप स्केल देते, तो उनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें ही चेंज आ जाता है बिहेवियर में, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन टू मेजर परफॉर्मेंस, बट आल्सो इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस। तो ये इसीलिए आपको याद होगा होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट, जिसमें ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेम थी बल्कि एंड पे जब डिपेंडेंट वेरिएबल की उनसे मेजरमेंट की गई तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन की गई या जो बिहेवियरल मेजर्स लिए गए वो भी सबके सेम थे, जिसको हमने कहा था होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट। वो इसलिए सेम थे ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से चेंज आए डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन में। फिर है रेग्रेशन। रेग्रेशन ऐसे है कि आप देखें, अगर आपने हम एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम रैंडम असाइनमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास जो सैंपल हो वो दोनों ग्रुप्स में कंपेरेबल हो, यानी जो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट हैं वो, अगर हम एक ग्रुप लेते हैं या दूसरा ग्रुप लेते हैं, वो कंपेरेबल ग्रुप्स हों। अगर आप एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट ही ऐसे ले लेते हैं जो बहुत हाई स्कोर्स वाले हैं, टॉप परफॉर्मर हैं,
जिनके एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, तो उसके बाद उसमें इतनी वेरिएबिलिटी नहीं आती स्कोर्स में, यानी एक ही तरह का आपने ग्रुप ले लिया। इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं कि आपने एक मेमोरी रिकॉल टास्क देना है और आपने सारा ग्रुप ही जीनियस लोगों का लिया है, गिफ्टेड लोगों का लिया है, जिनका बहुत हाई आईक्यू है, तो उससे कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी वेरिएशन आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो आपकी जो प्री टेस्टिंग है उसमें क्या इंडिकेट होता है कि लोगों के स्कोर्स किस तरह से आगे। जैसे स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इज अ प्रॉब्लम व्हेन इंडिविजुअल्स हैव बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्कोर्स। यानी आपने गिफ्टेड लोगों को ले लिया, आपने बहुत हाई टॉप परफॉर्मेंस लोगों को ले लिया, तो उसकी वजह से जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें इतनी वेरिएशन नहीं आती। आप उन्हें जब ग्रुप्स में असाइन भी कर देंगे तो दो गिफ्टेड लोगों के ग्रुप में क्या डिफरेंस आएगा जीनियस लोगों के। तो इसलिए आपने बेसिकली कोशिश करना होता है कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हो। फिर है सब्जेक्ट एट्रिशन। और सब्जेक्ट एट्रिशन ये होती है कि क्योंकि आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम्स तक चलते रहते हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज के एक्सपेरिमेंट में देखे कि उसमें उन्होंने 1 मंथ ड्यूरेशन का था वो, क्योंकि हर वीक के बाद एक ट्रीटमेंट देते थे, तो 4 वीक्स उन्होंने लिए। तो सब्जेक्ट एट्रिशन ये होती है कि आपके एक्सपेरिमेंट शुरू होने के वक्त जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या टाइम गुजरने के साथ साथ उनमें से कुछ लोग स्किप तो नहीं हो गए। अगर स्किप हो जाते हैं, जैसे अगर आपके एक ग्रुप में से स्किप हो जाएं, कंट्रोल से स्किप हो जाएं, आपके एक्सपेरिमेंटल से हो जाएं, तो उससे फिर ये होता है कि आपके जो ग्रुप्स हैं वो कंपेरेबल नहीं रहते। जिनको आपने कंपेरेबल बनाया था थ्रू रैंडम असाइनमेंट कि ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से के बराबर है, तो उसकी वो फिर कंपेरेबल नहीं रहता, वो कंपेरेबल ग्रुप नहीं रहता। फॉर एग्जांपल बारबी डॉल के एक्सपेरिमेंट में आपने किया था कि एवरेज नंबर ऑफ डॉल्स जो थी सेम थी। तो अगर आपकी सब्जेक्ट एट्रिशन होती है, ये मोस्टली इसके ज़्यादा जो सब्जेक्ट एट्रिशन का थ्रेट होता है वो रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन में। इस थ्रेट को भी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल करते हैं कि सब्जेक्ट लॉस ना हो, सब्जेक्ट एट्रिशन ना हो। दिस इज लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट changes the nature of the group that was established prior to the treatment। क्योंकि वो जो ग्रुप बनाया, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने एक ग्रुप बनाया था और जब आप उस ग्रुप से कुछ लोग स्किप हो जाएंगे तो फिर आपका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या आपका जो कंट्रोल ग्रुप है वो कंपेरेबल नहीं रहेगा। इवन अगर आपके पास जो है रिपीटेड में डिज़ाइन है तो आपने देखा कि वो दे आर देयर ओन कंट्रोल्स। तो अगर आपके फर्स्ट उसके जो आपने मेजर्स लिया था उसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सेकंड में 5 में किया, तो वो जो 5 का ग्रुप है वो बड़ा सिलेक्टिव हो जाएगा, वो उसके कंपेरेबल नहीं होगा 10 लोगों के उसकी परफॉर्मेंस। तो इसलिए ये सब्जेक्ट एट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी है, इसको भी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल करते हैं। फिर है सिलेक्शन। रैंडम असाइनमेंट क्यों करते हैं? ताकि कंपेरेबल ग्रुप्स बन सकें। तो इसलिए जो सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स सिलेक्ट हो जाएं आपकी किसी भी ट्रीटमेंट कंडीशन में, उसको रूल आउट करने के लिए रैंडम असाइनमेंट करते हैं। जैसे द पीपल हु आर इन द ट्रीटमेंट ग्रुप may differ from people in the comparison group in many ways other than the group assignment। तो ये अगर आपने जो असाइनमेंट किया है रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशन, उसमें अगर आपने बैलेंसिंग नहीं की और आपने बैलेंसिंग नहीं ना की और बैलेंसिंग ना करने के बाद आपने रैंडम असाइनमेंट कर दी है, पहले तो रैंडम असाइनमेंट का पार्ट है बैलेंसिंग, तो आपने जस्ट रैंडम असाइन नहीं करने, रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशन पार्टिसिपेंट को नहीं करना, बल्कि आपने उससे पहले बैलेंसिंग भी करनी है ताकि जो आपके पास लोग हों वो कंपेरेबल हों और फिर आप उन्हें 2 ग्रुप्स में उनकी बैलेंसिंग करने के बाद उन्हें 2 ग्रुप्स में असाइन करें। यानी ये लोग इस ग्रुप में जाएंगे, ये ग्रुप्स बैलेंस हो जाएंगे। आपने इंश्योर करना है कि दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं। जिस ग्रुप पे भी चाहे ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप बना लें या उस पर ट्रीटमेंट कंडीशन अप्लाई कर लें और जिसको चाहे आप कंट्रोल ग्रुप बना लें। तो ये जो सिलेक्शन बायस है कि आपने अपनी पसंद के लोगों को किसी एक ग्रुप में असाइन कर दिया जो आपके हाइपोथेसिस को फेवर करता था,
ऐसा नहीं है, इसलिए हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं, या फिर उसको अगर उसके कुछ उनके ऐसी क्वालिटीज़ या ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो बैलेंस नहीं हो सकती, तो उनको बैलेंस करने के लिए ही एवरेजिंग कर देते हैं। तो ये जो सिलेक्शन बायस है कि अपनी पसंद के लोग, सिलेक्टिव लोगों को एक ग्रुप में रखना और सिलेक्टिव लोगों को दूसरे ग्रुप में रखना, इसको भी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स ने कंट्रोल किया। फिर एडिटिव इफेक्ट्स हैं कि इनमें ये जो आपको ऊपर मैंने बताए हैं 7 टाइप्स के थ्रेड्स, ये समटाइम्स कंबाइन हो जाते हैं सिलेक्शन के साथ। जब आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट इस तरह से करते हैं कि वो आपके स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करते हैं, तो उससे एक एडिटिव इफेक्ट होता है। जैसे सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन होता है, सिलेक्शन एंड हिस्ट्री होता है, सिलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। हम देखते हैं वन बाई वन, ये एडिटिव इफेक्ट्स कहते हैं, यानी ऐड हो जाते हैं इफेक्ट्स सिलेक्शन के। आपने सिलेक्ट किए लोग और ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस है, अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया है, उनमें मैच्योरेशन बहुत जल्दी होती है। तो ये बड़ा डिपेंड करता है। आपने ऐसे फॉर एग्जांपल आपने एक टास्क देना है और आपने उस टास्क में सिलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देखें। आप उस टास्क में आपने ऑन स्क्रीन टास्क देना है आपने कंप्यूटर पे, तो आपने एक ग्रुप में उस टास्क के लिए कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट ले लिए, दूसरे ग्रुप में आपने पाकिस्तान स्टडीज़ के ले लिए, आपने दूसरे में उर्दू के ले लिए। तो वो सिलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो आप ऑन स्क्रीन मेजरमेंट करेंगे, वो नेचुरली फेवर में जाएगी जो कंप्यूटर के, क्योंकि उन्हें उनमें कंप्यूटर एंजाइटी नहीं होगी, उसमें उनमें टेक्नोलॉजी एंजाइटी नहीं होगी जो कि उर्दू के लोगों में होगी। तो इस वजह से उनके जो इंस्ट्रूमेंटेशन यानी उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्पीड, उसकी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा जल्दी वो टास्क परफॉर्म कर लेंगे, उससे उन्हें कम एंजाइटी होगी करते हुए। और इनको जब एंजाइटी होगी तो एंजाइटी से फॉरगेटिंग भी होती है, तो इनकी मिस्टेक्स के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो आपने सिलेक्शन करते हैं, अगर आपने कंपैरेबल ग्रुप नहीं बनाए, आपने कोई सिलेक्टिव ग्रुप्स लिए हैं, उनको अपनी पसंद के यानी कंट्रोल या एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में प्लेस किया है, तो इससे सिलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होती है। पहले देखते हैं सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन। It occurs when individuals in one group grow more experienced, more tired, or more bored as at a faster rate than individuals in another group. ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक ऐसा ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है कि उसको किसी भी तरह से यानी कि मैच्योरेशन या उसको पॉजिटिवली फ़ायदा होता है, इसका बेनिफिट होता है, या आपको लगता है या आपको दूसरी साइड पे यानी या देखते हैं कि आप ऐसे लोग आपने सिलेक्ट कर लिए कि जो बहुत ज़्यादा जो जल्दी लर्न कर लेते हैं, ऐसे लोग सिलेक्ट कर लिए जो जल्दी उकता जाते हैं, या ऐसे लोग सिलेक्ट कर लिए आपने। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आप BS 8 की बजाय BS फर्स्ट को प्रेफर करें, क्योंकि जो BS 8 है वो ऑलरेडी इतना अरसा वहां पे रह के और इतनी ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करके दे आर लाइकली टू बी टायर्ड। वो थोड़ी देर बाद ही कहेंगे ये क्या एक्सपेरिमेंट है, उनके लिए इतनी। लेकिन आप सोचें कि जो न्यू कमर हैं BS फर्स्ट के, उनको आप क्लास में बताएं कि एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, तो वो ज्यादा जल्दी नहीं थकने वाले। तो हाँ, अब आप सिलेक्शन कर लें। आप सिलेक्शन करते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट में आप अपनी मर्जी के ग्रुप में BS 8 रख लेते हैं, अपनी मर्जी के ग्रुप में BS फर्स्ट रख लेते हैं, उसके तो ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इसलिए ये सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होता है कि किस ग्रुप में जल्दी ये चेंजेस आएंगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव, किस ग्रुप में नहीं आएंगी, ये दोनों साइडों से आपको पता होता है। तो अगर आप करते हैं सिलेक्शन, यानी अगर आप रैंडम असाइनमेंट नहीं करते, तो फिर उसकी वजह से ये। लेकिन जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन का थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी जो है एडिटिव इफेक्ट, उसको कंट्रोल करते हैं। एडिटिव इफेक्ट्स मीन एक थ्रेट है मैच्योरेशन और दूसरा थ्रेट है सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है उसकी वजह से मैच्योरेशन काज हो रहा है, तो सिलेक्शन और मैच्योरेशन कंबाइन हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं एडिटिव एडिशनल इफेक्ट। फिर है द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन एंड हिस्ट्री अराइजेज व्हेन एन इवेंट
other than the treatment affects one group, not the other. जब आपने इंडिपेंडेंट ग्रुप की मैनिपुलेशन की यानी ट्रीटमेंट अप्लाई की और एक दूसरे ग्रुप पे जब ट्रीटमेंट अप्लाई की तो एक ग्रुप के लिए उसके दरमियान में हिस्ट्री इफेक्ट आता है, एक ग्रुप के लिए हिस्ट्री इफेक्ट नहीं आता। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ही क्लास BS6 मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को उन पे ट्रीटमेंट अप्लाई की बार्बीडॉल की, और आपने जो दूसरा ग्रुप बनाया है जिसको आपने एमिडॉल दिखानी है, वो आपने पूरी यूनिवर्सिटी से रैंडमली 20 लोगों का ग्रुप लिया है। जब आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे उसके दरमियान में अगर आप ट्रीटमेंट जब आप अप्लाई कर रहे होंगे और अप्लाई करने के दौरान और इवन उसके दरमियान में जब आप उन ट्रीटमेंट के बाद कहेंगे कि आप अपनी बॉडी डिससेटिस्फैक्शन को रेट करें, आपको कितने चांसेस हैं कि, क्योंकि ये BS6 वाले सारे स्टूडेंट एक ही क्लास से हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब क्वेश्चन देते हैं क्लास में कि ये फिल करके दे दें, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं साइड से, उनसे मशवरा कर रहे होते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या लगाना है, इसका मतलब क्या है। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस क्लास के लोग यानी BS6 मॉर्निंग के लोग डिस्कशन करेंगे, आपस में बात करेंगे रेटिंग करते वक्त कि यहाँ पे क्या करूँ क्या। लेकिन जो दूसरा ग्रुप आपने बनाया होगा, जो पूरी यूनिवर्सिटी से लोगों को रैंडमली लिया होगा, जो जिनमें से कोई एक स्टूडेंट बाकी 19 स्टूडेंट से फेमिलियर नहीं होगा, उनके नॉट क्लेमिंग दैट मच बट 0% चांसेस हैं कि वो गप्पे लगाएं। यही चांसेस हैं कि जब आप उन्हें टास्क देंगे उस हर बंदा अपना टास्क कर रहा होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से फेमिलियर भी नहीं होंगे। इस तरह होता है सिलेक्शन एंड हिस्ट्री, यानी आप ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जिसमें हिस्ट्री इफेक्ट कॉज हो सकता है, और ऐसा करते हैं जिनमें नहीं हो सकता। अब आइडियल क्या है कि आप बार्बीडॉल, एमिडॉल और न्यूट्रल इमेजेस तीनों में पूरी यूनिवर्सिटी से रैंडमली लोगों को लें, ताकि किसी भी ग्रुप में कोई इंडिविजुअल दूसरे लोगों से फेमिलियर ना हो। जब फेमिलियर नहीं होगा तो जाहिर है वो आपस में उसमें हिस्ट्री इफेक्ट के चांसेस कम। इस बात पे अगर करना चाहें हिस्ट्री इफेक्ट पे कि दरमियान में वो आपस में डिस्कशन नहीं कर सकेंगे कि ये क्या देखना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये देखें, अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन and history arises when an event other than the treatment affects one group but and not the other। तो इसी एग्जांपल में आप देख लें कि अगर हमने एक ही क्लास से ग्रुप ले लिया और दूसरा हमने रैंडमली पूरी यूनिवर्सिटी से लिया है, हमने एक को बार्बीडॉल दी है, एक को एमिडॉल दी है, तो जो बार्बीडॉल वाले लोग हैं वो तो आपस में डिस्कशन करेंगे, वो तो ट्रीटमेंट के दौरान भी बातें करते रहेंगे आपस में, और उसके बाद जब उन्हें रेटिंग करनी होगी उसमें भी मशवरा कर लेंगे कि क्या। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो रैंडमली असाइंड है, वो रैंडम सिलेक्शन है। तो जो रैंडम सिलेक्शन हुई है तो वो लोग जो हैं, तो आपकी जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे हिस्ट्री इफेक्ट को लीड करती है। यानी फिर थर्ड है जो जिसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, सिलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। द सिलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन occurs when changes in a measuring instrument are more likely to be detected in one group than they are in another। आपने दो ग्रुप लिए हैं, उन पे आपने कोई स्केल अप्लाई करना है। पॉजिटिविटी का आपने दो ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी है, एक और दोनों ग्रुप्स को, एक ग्रुप को आपने पॉजिटिविटी का एक मॉड्यूल जो है यानी उसका थ्योरेटिकल मॉडल, एक के आपने उसका अप्लाइड प्रैक्टिकल मॉडल की दी है, एक ग्रुप पे नहीं दी। आप देखें अगर उसमें जो ग्रुप है जिसमें साइकोलॉजी के ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो वो रेटिंग स्केल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, उनको पता है कि स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इनकी मीनिंग्स क्या हैं। और अगर दूसरे ग्रुप में आप रैंडमली सोशल साइंसेज के स्टूडेंट ले लें या नेचुरल साइंसेज के, उनको तो पता भी नहीं है कि रेटिंग स्केल का क्या होगा। जाहिर है उनको आप इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बताएंगे, लेकिन जब इसमें ग्रुप में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनको तो जब एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा वो उस वक्त ही पिक कर देंगे कि ये बताने की क्या जरूरत है, हमें पता है रेटिंग स्केल क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो स्कोर्स हैं वो डिफरेंट आएंगे एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर आपने कोई कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट लेना है, उनसे ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT या कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत कम होगी कंप्यूटर एंजाइटी, लेकिन जो दूसरे आपने ले लिए, उर्दू के ले लिए, आपने इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, वो क्या करेंगे, उनको ज़्यादा होगी कि ये कैसे करना है, क्या करना है। तो आप बाज़ औक़ात सिलेक्शन ऐसी करते हैं जो फेवर करती है इंस्ट्रूमेंटेशन में एक ग्रुप को, लेकिन दूसरे को फेवर नहीं करती। जैसे मैंने आपको अभी बहुत ही इसकी
आसान एग्जांपल दी कि आपने कोई रेटिंग स्केल फिल करवाना है और बॉडी डिससेटिस्फेक्शन का ही ले लें, और आपने एक ग्रुप में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स लिए हैं और दूसरी में आपने यूनिवर्सिटी के उर्दू के लिए हुए हैं, तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। वो इंस्ट्रक्शंस वाला टाइम भी इनका सेव हो जाना है, जिसमें आपने कहना है कि ये रेटिंग स्केल होता है, इसके मीनिंग्स ये होते हैं, आपको सब पता है, फेमिलियर है। तो इसका मतलब आपने सिलेक्शन ऐसी की है ग्रुप में कि इंस्ट्रूमेंटेशन में उसको फैसिलिटेट कर दिया। तो ये तमाम जो थे थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, हिस्ट्री इफेक्ट, मैचुरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, रेग्रेशन, सब्जेक्ट एट्रिशन, सिलेक्शन और एडिटिव इफेक्ट्स विद सिलेक्शन, इन सब को ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल किया जाता है। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी नॉट कंट्रोल्ड बाय ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते इवन थ्रू ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। और वो कैसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते? जैसे कि एक आप देखें कि जो हाथॉर्न इफेक्ट है, ऑल्दो कि ये एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड है कि जब लोग प्रेजेंट होते हैं तो आपके रिस्पॉन्सेज और होते हैं, और जब लोग प्रेजेंट नहीं होते आपके रिस्पॉन्सेज और होते हैं। इसको आप ऐसे देखें कि अगर क्लास में आपके एक्सपेरिमेंट एक टीचर कर रहा हो तो आपके क्या रिस्पॉन्स होगा, और अगर आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करें जिसमें जो एक्सपेरिमेंटर है उससे आप फेमिलियर नहीं है इससे पहले, तो उसमें आपके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होंगे। तो अब देखें ना, हाथॉर्न इफेक्ट जनरली रेफर्स टू अ चेंज in behavior that results from participant awareness that someone is interested in them, significant others। तो वो इसकी वजह से उनके जो बिहेवियर्स में चेंज आती है जब उन्हें एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंटर है उसकी जो जो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस देता है, तो इसको कहते हैं हाथॉर्न इफेक्ट। और ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया। नोवेल्टी इफेक्ट जो है उसमें आप देखें कि जो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि था इफेक्ट ऑफ गिल्ट ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। आई वाज सो एक्साइटेड। वो एक अमेरिकन रिसर्चर थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और भी बहुत से उसमें लोग थे, तो मैंने बहुत उसको एंजॉय किया था। क्यों? दैट वाज नोवेल्टी इफेक्ट। तो जो नोवेल्टी इफेक्ट है उसमें क्या, नोवेल्टी इफेक्ट्स कैन अकर व्हेन एन इनोवेशन सच एज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज इंट्रोड्यूस। आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस है, तो न्यू फाउंड इंटरेस्ट rather than the intervention itself may account for the success of intervention। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात आपके बिहेवियर्स में चेंजेस आती हैं, रेदर देन कि आप क्लेम करें कि वो ट्रीटमेंट ने चेंजेस काज की। यानी एक न्यू एक्सपीरियंस जो है, एक यूनिक एक्सपीरियंस, वो आप जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी आप में चेंजेस आती हैं, लेकिन आप या एटलीस्ट वो चेंजेस जो हैं वो आपकी ट्रीटमेंट कंडीशंस के साथ ऐड हो जाती हैं या सोलली वो कन्फाउंड करती हैं, जिसको जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है डिसरप्शन इफेक्ट, कि वही नोवेल्टी इफेक्ट जो है, नोवेल्टी इफेक्ट एक डिसरप्शन इफेक्ट के तौर पे रोल प्ले करता है कि आपकी जो ट्रीटमेंट कंडीशन है समटाइम्स उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। क्या आपने ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ में, सर्वे में तो आमतौर पे होता है, अगर आप में से किसी के एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है कि बाज़ औक़ात ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप उससे बोर हो जाते हैं। सोचें अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आपको कोई मेमोरी रिकॉल टास्क दिया गया है, लेकिन आप बोर हो रहे हैं, आप फेड अप हो गए हैं उसकी बार-बार आप टास्क को परफॉर्म करके उसके फेजेस को, तो वो आपकी फिर इंटेलिजेंस कम काम कर रही होगी, और जो आप बोर हो रहे हैं, उकता गए हैं, डिसरप्शन इफेक्ट ज़्यादा होगा। यानी या पॉजिटिव होता है या तो नोवेल्टी इफेक्ट है, और डिसरप्शन इफेक्ट है अगर ये इसका अपोजिट हो
कि इसकी वजह से बजाय इसके कि आपकी जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है ट्रीटमेंट कंडीशन की वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है, ये बिहेवियर है, उसमें पॉजिटिव चेंज आ रही है, जो उसमें नेगेटिव चेंज आ रही है, यानी इन द फेवर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशन आर अगेंस्ट द ट्रीटमेंट कंडीशन। तो इसको भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं लॉजिक ऑफ कुज़ाई एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले तो ट्रू एक्सपेरिमेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसमें ट्रीटमेंट कंडीशंस आप बनाते हैं और उसके बाद एक कंपैरिजन आपके पास ये कंट्रोल ग्रुप होता है। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका डिपेंडेंट उसमें यानी चेंज लाते हैं, उसमें डिफरेंट लेवल से ट्रीटमेंट बनाते हैं और उसके बाद अक्रॉस द ट्रीटमेंट उसके इफेक्ट्स देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑब्जर्व करते हैं थ्रू रैंडम असाइनमेंट, इंडिविजुअल्स को रैंडमली असाइन करके। तो इसको कहते हैं कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंट है। तो उसके बाद कहते हैं जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स है उनकी 3 कंडीशंस हैं। द फर्स्ट इज ट्रीटमेंट, कि आपने कोई इंटरवेंशन, सम टाइप ऑफ इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रीटमेंट। सेकंड क्या है, रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल आप ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट पे और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे, और वो आप देखते हैं कि आप बाय होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट एंड बाय रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो ऑल प्लाजिबल अल्टरनेटिव्स पे आप कंट्रोल हासिल करते हैं और सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट पे उसका इफेक्ट देखते हैं। और ये सेकंड है यानी कि रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और थर्ड है एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन, कि आप जो है जब आप इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन को यूज़ करते हैं तो आप डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस या एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स में डिफरेंस देखते हैं, और जब आप रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो आप जो फर्स्ट मेजर होता है, मेजरमेंट होती है पार्टिसिपेंट की, उसको उनकी सब्सिक्वेंट यानी सेकंड थर्ड जो मेजरमेंट्स होती हैं उन्हीं से कंपेयर करते हैं, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड देयर ओन कंट्रोल्स। तो एक इसमें ट्रीटमेंट हो गई, सेकेंडली रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स और थर्ड है कंपैरिजन। जो कुज़ाई एक्सपेरिमेंट हैं उसमें ट्रू एक्सपेरिमेंट्स की 2 क्वालिटीज़ होती हैं। द फर्स्ट इज ट्रीटमेंट, उसमें भी हम कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, एंड द सेकंड इज कंपैरिजन, उसमें भी हम कंपेयर करते हैं। लेकिन जो थर्ड है यानी कि रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कुज़ाई एक्सपेरिमेंट एंड ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। जब हम बात करते हैं कि कुज़ाई एक्सपेरिमेंट, एक तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ये जो कि याद रखने की बात है कि ट्रीटमेंट और कंपैरिजन दोनों में होता है, लेकिन रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशंस नहीं होती कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में, ये फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट्स हैं। ऑब्स्टैकल्स टू कंडक्टिंग ट्रू एक्सपेरिमेंट्स इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स। अब बात यह है कि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ट्रू एक्सपेरिमेंट्स हैव हाई इंटरनल वैलिडिटी, लेकिन क्योंकि आपने देखा कंट्रोल कंडीशंस में और लैब सेटिंग्स में किए जाते हैं यूजुअली विद स्मॉल सैंपल्स, तो इसलिए मेजर जो इनका प्रॉब्लम है वो है एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि हम उन लैब सेटिंग में कंट्रोल कंडीशंस में किए गए एक्सपेरिमेंट्स की फाइंडिंग्स को क्या लोगों पे जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं। द सिंपल आंसर इज द ट्रू एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली हैव लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जो रियल लाइफ सेटिंग्स, प्रैक्टिकल लाइफ कंडीशंस में अप्लाई हो सकते हैं। Although random assignment is perceived by some as unfair because it may deprive individuals of a new treatment, it is still the best way and fairest way to determine if a new treatment is effective. Random assignment पे criticism भी है कि आप जब random assignment करते हैं तो आप जाहिर है उसमें एक ग्रुप में, जो कंट्रोल ग्रुप में आप लोगों को लेके जाते हैं तो वो तो उन पे तो ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं की जाती, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही उस ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप एक जो फ्रैक्शन होता है आपके सैंपल का एक पार्ट होता है उसको तो आप
उस पे तो आप ट्रीटमेंट भी अप्लाई नहीं करते। तो लेकिन स्टिल इसमें फेयरनेस बहुत है। लेकिन जब बात करते हैं रिसर्चर्स की कि उन्होंने ये ट्रू एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करने हों रियल लाइफ कंडीशंस में, प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज में, तो नहीं कर सकते। रिसर्चर्स में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग परमिशन टू कंडक्ट ट्रू एक्सपेरिमेंट्स इन नेचुरल सेटिंग्स एंड गेनिंग एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो मैंने पहले बात की कि अगरचे ये कंफर्म्ड है कि इनकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई होती है लेकिन इनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी लो है, तो ये वो रीज़न थी। और रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती, आप हर बार नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता रैंडम असाइनमेंट का। इन सब ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए ये फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए गए जिन्हें हम कुज़ाई एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं कुज़ाई एक्सपेरिमेंट्स। कुज़ाई एक्सपेरिमेंट का रैशनल क्या था? They provide an important alternative when true experiments are not possible. आप देखें, आप रिसर्च करना चाहते हैं बीएस में, अपनी क्लास में आप अपनी डिग्री के लिए रिसर्च करना चाहते हैं और आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास इतने पार्टिसिपेंट नहीं हैं, आप जो है रैंडम असाइनमेंट के आपके पास प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं कर पा रहे, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कुज़ाई एक्सपेरिमेंट कर लें। दे आर वेरी सिंपल, दे कैन बी इजीली कंडक्टेड। तो आप बेसिकली कुज़ाई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट्स हैं। बिफोर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम कुज़ाई एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर्स, researchers should make every effort possible to approximate the conditions of a true experiment. कुज़ाई एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप इवन कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में भी कोशिश करें कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस हैं जिस हद तक पॉसिबल हैं आप उनको मैक्सिमाइज करें। कहने की बात ये है कि आप कोशिश करें कि कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में भी अगर आप रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते तो बाकी जो उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं या जो जिस हद तक आप उसमें उसको सिमिलर टू ट्रू एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इस हद तक आप कोशिश करें कि उसमें ट्रू एक्सपेरिमेंट्स का फ्लेवर हो। क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंट की जो सेंस थी कि इंटरनल वैलिडिटी उनकी हाई होती है, वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को ट्रूली एस्टेब्लिश करते हैं। इसलिए इसमें कुज़ाई एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करते वक्त रिसर्चर्स रिकमेंड करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप अप्रॉक्सीमेशन करें कि कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर क्वालिटीज आप अगर पॉसिबल है तो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स की उसमें इंश्योर करें। फिर है रैंडम असाइनमेंट, जो कुज़ाई एक्सपेरिमेंट लैक द डिग्री ऑफ कंट्रोल फाउंड इन द ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। आपको मैंने बताया था कि क्योंकि नेचुरलिस्टिक सेटिंग में आप इनको कंडक्ट कर सकते हैं तो उसमें उस तरह से हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं होता। मोस्ट नोटेबली कुज़ाई एक्सपेरिमेंट्स टिपिकली लैक रैंडम असाइनमेंट। जब आप रैंडम असाइनमेंट नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका जो कंट्रोल ओवर कंफाउंडिंग रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो रैंडम असाइनमेंट में एक हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं होता जैसा आप करते थे ट्रू एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि इसमें इसकी बड़ी रीज़न ये है कि इसमें कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट नहीं होती। इसकी जब टाइप्स की बात करते हैं तो हम इसकी 4 टाइप्स पढ़ते हैं। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, इंटरप्रेटेड टाइम सीरीज डिज़ाइन एंड टाइम सीरीज विद नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। अब हम देखते हैं वन बाई वन कि ये जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की टाइप्स हैं कुज़ाई एक्सपेरिमेंट की, ये किस तरह से, क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं और किस तरह से हम इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू खुद से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अगर आप इन एक्सपेरिमेंट्स का नोमेनक्लेचर देखें तो ये खुद कॉन्सेप्ट्स भी इंडिकेट करते हैं। आप देखें वन ग्रुप, इससे क्लियर हो गया कि हमारे पास एक ग्रुप होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। उससे पहले प्री टेस्टिंग करते हैं और प्री टेस्ट करने के बाद कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर पोस्ट टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद डिज़ाइन। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने
क्या करना है, एक ग्रुप लेना है और ये बहुत सिंपल फॉर्म है कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में। आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में पॉजिटिविटी कितनी है, तो BS6 पे पॉजिटिविटी का स्केल एडमिनिस्टर किया, तो एक ग्रुप ले लिया मैंने BS6 इवनिंग। मेरे पास स्कोर आ गए पूरी क्लास के पॉजिटिविटी पे, मीन ले लिया मैंने पूरी क्लास के, जो क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद उनका मीन स्कोर ले लिया। फिर मैंने उन्हें एक सेशन लिया, ग्रुप काउंसलिंग का सेशन लिया, जिसमें उन्हें एजुकेट किया कि पॉजिटिविटी होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हमें क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, इसका हमारी ज़िंदगी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है इसका। और वो लेने के बाद, यानी वो इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद फिर मैंने उनसे दोबारा पॉजिटिविटी का स्केल अप्लाई करके उसका पूरी क्लास का मीन स्कोर ले लिया। तो इस तरह पहले मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली, यानी पॉजिटिविटी के स्केल पे उनके स्कोर, फिर उन पे ट्रीटमेंट अप्लाई की और फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन ली, यानी दोबारा से वो स्केल एडमिनिस्टर किया। एक ग्रुप लिया था, यानी BS इवनिंग, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिविटी, group counseling session, and the second observation. One group pre-test post-test design. The one group pre-test post-test design is called a pre-experimental design or a bad experiment because it has so little internal validity. क्योंकि और बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से उनकी पॉजिटिविटी में चेंज आ सकती है, तो इसलिए ये मैं इंश्योर नहीं कर सकता कि ये दिस चेंज वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द काउंसलिंग सेशन। इसलिए इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या इवन बैड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जब हम इसको देखते हैं, इफ वी अज्यूम दैट द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप इज मेजर्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, सच एज एक्सपेरिमेंट where O1 refers to the first observation of a group. This is first observation of a group, or pre-test. This is a pre-test. Then X indicates a treatment. This is a treatment, and O2 refers to the second observation or post-test. This is pre-test. This is post-test of one group, and this is the treatment. One group pre-test post-test design. Then one group pre-test post-test design may be labeled as bad experiment. मैंने पहले भी आपको बताया कि क्योंकि इसमें चेंज आती है, यानी हम कहते हैं कि there was a change in the level of positivity of the students, but not claiming that it was just because of the intervention or the counseling session. तो इसलिए इसको बैड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई ग्रुप नहीं है। अगर हमारे पास एक और ग्रुप होता जिससे हम पहली ऑब्जर्वेशन लेते, जैसे हम MS इवनिंग को दिया, MS मॉर्निंग की एक ऑब्जर्वेशन लेते, उसको ट्रीटमेंट अप्लाई ना करते, फिर उससे ऑब्जर्वेशन लेते और उसमें अगर चेंज ना आता, फिर हम कह सकते थे कि इस ग्रुप में जो चेंज था वो फिर पॉजिटिविटी की जो सेशन था उसकी वजह से आया। Any obtained difference between the pre-test and post-test scores could be due to the treatment or to any of several threats to internal validity, including history. हो सकता है उसमें कोई और बात होगी हो, मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे लेक्चर की वजह से उनमें चेंज आई है, हो सकता है किसी और टीचर ने लेक्चर दे दिया हो उसकी कोई और रीज़न हो, मैचुरेशन हो जाती है, टाइम के साथ साथ आप में चेंजेस आती हैं, टेस्टिंग शायद अप्रोप्रिएट ना हो, आप उन्होंने फर्स्ट टाइम जो टेस्ट दिया था पॉजिटिविटी का, नेचुरली ये साइकोमेट्रिक्स कंफर्म करती है कि जब आप एक ही टेस्ट ट्वाइस आप एडमिनिस्टर किया जाता है तो सेकंड टाइम आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपके स्कोर्स इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब ये टेस्टिंग का इफेक्ट हो सकता है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन कि मैंने आपकी प्री टेस्ट में कैसे मेजरमेंट ली थी और पोस्ट टेस्ट में किस तरह से आपसे मेजरमेंट की, इस पे भी डिपेंड कर सकता है। तो इस तरह से एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स एंड नोवेल्टी इफेक्ट, क्या आप जाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर गेस कर लिया कि जी ये तो सेशन इसलिए दिया जा रहा है कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं और हमें क्या चेंज आती है, तो उनमें फिर ऑब्वियसली चेंज आ जाएगी कि वो सोशल डिज़ायरेबिलिटी की वजह से या उन्हें अंदाज़ा होगा नोवेल एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स कि अब मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
ज़ाहिर है जब उन्हें मैं एक सेशन दूँगा, जब उनसे पहले पॉज़िटिविटी का स्केल फिल करवाया जाएगा उनको नहीं पता होगा। लेकिन जब उन्हें सेशन पॉज़िटिविटी का सेशन देंगे यानी ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अभी हमें क्या एजुकेट किया गया है। तो उसके बाद उन्हें पता होगा कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा। तो आप वो सारी चीज़ों पे पॉज़िटिव कर देंगे। नोवेल्टी इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको बड़ी पॉज़िटिविटी चेंज की बजाय आपने फर्स्ट टाइम कोई साइकोलॉजी का सेशन लिया, ग्रुप काउंसलिंग सेशन लिया, तो आपने उसको बड़ा एन्जॉय किया और उसको एंटरटेनमेंट आपने एज़ एंटरटेनमेंट लिया और उसकी वजह से आप में ये चेंज आई। The results of a bad experiment are inconclusive with respect to the effectiveness of a treatment. जब तक आपके पास एक कंपैरिजन के लिए ग्रुप नहीं है कंपैरेबल, जिसको वो उससे भी ट्वाइस यानी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेजरमेंट ली जाएं लेकिन उसको ट्रीटमेंट ना दी जाए, उस वक्त तक हम ये इन्फर नहीं कर सकते, ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो इस ग्रुप में पॉजिटिविटी के लेवल में चेंज आई है वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसके लिए इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए यानी वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की लिमिटेशंस को ओवर करने के लिए रिसर्चर्स ने एक एडवांस डिज़ाइन दिया जिसको हम कहते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन विद नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, या इसको नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन भी कहते हैं। और इसमें और उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक कंपैरिजन ग्रुप का डिफरेंस है। इसमें भी वही हम ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड देन ट्रीटमेंट एंड देन ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, first observation of a group, then treatment and then second observation of the group। और जो ये है O2, O1 ये observation of second group, और ये जो second group है इस पे ये ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई की जाती यहाँ पे और उसके बाद उसकी second observation ली जाती है। तो ये इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन नो ट्रीटमेंट एंड देन सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होती। ये जो डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट करती है कि दोनों ग्रुप्स जो थे दे वर नॉन रैंडमली असाइंड। इन द नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन अ ट्रीटमेंट ग्रुप एंड अ कंपैरिजन ग्रुप आर कंपेयर्ड यूजिंग प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेजर्स। ये ट्रीटमेंट ग्रुप था जिसमें ये रेड कलर की ट्रीटमेंट अप्लाई की गई है, यानी पहले एक ग्रुप 1 ग्रुप 2, फर्स्ट ग्रुप जो था उससे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली यानी प्री टेस्ट पे ट्रीटमेंट अप्लाई की, फिर उससे सेकंड ऑब्जर्वेशन ली ट्रीटमेंट के बाद। जो सेकंड ग्रुप था उससे ऑब्जर्वेशन ली, उस पर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई यहाँ पे नहीं की और उसके बाद उस पर फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन ली। तो यहाँ पे ये एक्स बेसिकली यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 यहाँ पे नो ट्रीटमेंट और उसके बाद हमने उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन ले ली। तो इसमें क्या कहते हैं, इफ़ द टू ग्रुप्स आर सिमिलर इन देयर प्री टेस्ट स्कोर्स, इस ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के अगर स्कोर्स सेम थे प्रायर टू द ट्रीटमेंट बट डिफर इन देयर पोस्ट टेस्ट स्कोर्स, लेकिन यहाँ पे जब जिस पे ट्रीटमेंट अप्लाई की थी उसके स्कोर्स चेंज हो गए, जिस पे ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं की उसके स्कोर्स चेंज नहीं हुए, तो उसके वैसे ही रहे, इसके इंक्रीज या डिक्रीज हुए लेकिन इसके स्कोर जैसे प्री टेस्ट में थे उस तरह ही पोस्ट टेस्ट में अगर स्कोर्स आते हैं तो हम कहेंगे कि ये ट्रीटमेंट का इफेक्ट था। Following the treatment, researchers can more confidently make a claim about the effect of the treatment. Threats to the internal validity due to history, maturation, testing, instrumentation and regression can be controlled by a non-equivalent control group design। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की जो लिमिटेशंस हैं, जो थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी हैं, उसको कंट्रोल करते हैं बाय इंक्लूजन ऑफ अ कंपैरिजन ग्रुप। और ये देखें और इसमें फर्दर रिकमेंड करते हैं कि द वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड टू क्रिएट अ कोज़ा एक्सपेरिमेंट विद जनरली सुपीरियर इंटरनल वैलिडिटी इफ टू कंडीशंस आर मेट। कि आप वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन जो है उसके एक मॉडिफाइड वर्जन बना सकते हैं जिसकी अगर 2 कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप लाइक द ट्रीटमेंट ग्रुप दैट कैन सर्व एज अ कंपैरिजन ग्रुप, यानी हमारे पास एक और ग्रुप ट्रीटमेंट ग्रुप की तरह एक कंपैरिजन ग्रुप होना चाहिए जो क्या कर सके, जो कंपैरिजन ग्रुप के तौर पे सर्व कर सके, यानी एक ट्रीटमेंट का ग्रुप जो ग्रुप है उससे सिमिलर ग्रुप हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास हो जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। तो ये
देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप लाइक द ट्रीटमेंट ग्रुप दैट कैन सर्व एज अ कंपैरिजन ग्रुप। जैसे अगर आपने ट्रीटमेंट ग्रुप बीएस इवनिंग के 20 स्टूडेंट्स को लिया है, तो आपको कंपैरिजन ग्रुप भी बीएस इवनिंग के 20 और स्टूडेंट्स को लेना चाहिए ताकि उन दोनों में कंपैरिजन हो सके। तो उसके बाद सेकंड क्या है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट मेजर्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स इन बोथ द ट्रीटमेंट एंड द कंपैरिजन ग्रुप। ये भी पॉसिबिलिटी हो कि इन दोनों ग्रुप से प्री टेस्ट में भी मेजरमेंट ले लें, फिर इस फर्स्ट ग्रुप पे यानी ट्रीटमेंट ग्रुप पे हम ट्रीटमेंट अप्लाई करें, इसकी सेकंड मेजरमेंट लें, और अब हमारा जो कंपैरिजन ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, उस पर हम ट्रीटमेंट अप्लाई ना करें और उससे भी सेकंड ऑब्जर्वेशन लें। तो इसको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन जो है, या इसको ये भी कहते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन विद नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉटेड लाइन बताती है कि हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं की। हम कोशिश करते हैं दे आर लाइक यानी दे आर सिमिलर, लेकिन क्योंकि हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं की, नॉन रैंडमली टू ग्रुप्स बनाए हैं, तो हम ये कह नहीं सकते कि वो इक्विवेलेंट थे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था वो कंट्रोल ग्रुप के इक्विवेलेंट नहीं था, तो हम इसलिए नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप वन ग्रुप प्री टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन इसको ये इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो इसको इसका एक प्रैक्टिकल हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो कि नर्सिंग होम्स पे है। जो नर्सिंग होम का बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि जैसे हमारे यहाँ ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इसमें जो एल्डरली हैं उनको बेसिकली वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ पे उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। बेसिकली रेजिडेंशियल होम्स हैं जस्ट लाइक ओल्ड होम्स, a facility of residential care for elderly people। ये जो ये जो होम्स हैं इन पे ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंट को आप देखेंगे कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जो उनकी केयर प्रोवाइड की जाती थी और वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती थी, उसका क्या इम्पैक्ट था। तो चलते हैं हम देखते हैं नर्सिंग होम में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। ये बेसिकली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन को यूज़ करके लैंगर एंड रॉडिन ने एक स्टडी की, और उन्होंने हाइपोथेसाइज किया था कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं एसोसिएटेड विद द ओल्ड एज कंट्रीब्यूट टू द फीलिंग्स ऑफ लॉस, इनएडिक्वेसी एंड लो सेल्फ एस्टीम अमंग द एल्डरली। यानी जो उनकी इन्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे कि आप देखेंगे ये अमेरिका की स्टडी है, वहाँ पे ओल्ड होम्स का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट कॉन्सेप्ट है कि जो लोगों के बुज़ुर्ग होते हैं वो उनको जाके जिन्हें नर्सिंग होम उन्हें आप कहते हैं, नर्सिंग होम्स में वहाँ पे उन्हें छोड़ के आते हैं और वहाँ पे उनकी केयर की जाती है और वहाँ पे वो रहते हैं। वहाँ पे तो ये जो वहाँ पे उनकी जो इन्वायरमेंट चेंज होती है, यानी होम इन्वायरमेंट से वो जो नर्सिंग होम्स में जब उन्हें शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो although they care for the elderly quite adequately in physical terms, कि उनके ख्याल रखा जाता है, उनकी सेहत कैसी है, डाइट उनकी सही है या नहीं, तमाम जो हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं उनको उनकी केयर की जाती है प्रॉपर। लेकिन वो बेसिकली वहाँ पे क्या चीज़ लैकिंग थी कि नर्सिंग होम ऑफन प्रोवाइड अ virtually virtually decision free environment। The elderly were no longer called on to make even the simplest decisions। कि वहाँ पे जो ओल्ड होम्स में या नर्सिंग होम्स में जो एल्डरली पीपल रहते थे, जो बूढ़े लोग, उनकी उनकी उनको उनको बेसिकली तमाम फिजिकल उनकी जो नीड्स थी उनको फुलफिल किया जाता था, लेकिन जो इवन माइनर डिसीजंस थे कि जी कब उठना है, कब आपने खाना क्या खाना है, किस वक्त खाना है, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनमें भी उनकी कोई राय नहीं ली जाती थी। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी ओल्ड होम्स की, वो खुद से डिसीजन करती थी कि आपने ये काम इस वक्त करना है, इस वक्त लंच होगा, इस वक्त टी ब्रेक होगी, इस तरह। तो उनको बेसिकली वर्चुअली डिसीजन फ्री इन्वायरमेंट कहते थे कि उनके पास डिसीजन मेकिंग की कोई पावर्स नहीं थी, अपने तौर पे वो फैसला नहीं कर सकते थे, बाकी उनको केयर की जा रही थी।
जो लैंगर एंड रॉडिन थे, इन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि ये जो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती आपको डिसीजन लेने की, इट कंट्रीब्यूट्स टू द साइकोलॉजिकल एंड इवन फिजिकल debilitation sometimes seen in the elderly. Langer and Rodin carried out a quasi experiment in a Connecticut nursing home. अमेरिका की जो कनेक्टिकट स्टेट जो थी, उसमें उन्होंने ये उसके नर्सिंग होम में ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये जो इन्हें डिसीजन मेकिंग में, पर्सनल डिसीजन में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसकी वजह से इनके कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिबिलिटेशन यानी कि इनमें चेंज आती होगी, ये उन्होंने देखा। और उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था was the type of responsibility given to two groups of nursing home residents. इन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप वो बनाया था जिसकी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल थे उनकी केयर करने के नर्सिस होम में एल्डरली पीपल की, उन लोगों को कहा गया था कि आप इनको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने दें, इनको अपनी मर्जी के मुताबिक ये काम करने देंगे आप। लेकिन जो दूसरा ग्रुप इन्होंने लिया था, उस ग्रुप को ये फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। वो जिस तरह से नर्सिंग होम चल रहा था, उनको वैसे ही बताया गया कि आपने जैसे पहले से इन लोगों को लेके चल रहे थे उसी तरह से चलते रहे। तो इस तरह से टू ग्रुप्स फॉर्म किए गए। और अब आप देखें इंडिपेंडेंट जो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें आप देखें उसके टू लेवल्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस्ड कंडीशन एंड स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडीशन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस्ड कंडीशन थी, यानी जिसमें जो जो उनको केयर प्रोवाइडर थे उनके, वो खुद रिस्पॉन्सिबल थे। और एक वो थे जिसमें एक स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सेकंड में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस कर दी गई, यानी कि उन जो एल्डरली पीपल थे उनको खुद कहा गया कि आप खुद से कुछ डिसीजंस करें। तो दो ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप में जो एल्डरली पीपल थे वो सारे लोगों को उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस, यानी उन्हें अब आज़ादी दे दी गई अपने डिसीजंस लेने की, जो पहले नहीं दी जाती थी, यानी अपने माइनर डिसीजंस लेने की। जबकि दूसरे ग्रुप को उसी तरह वो स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, उनकी डिस्क्रिप्शन पे थे। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस्ड कंडीशन जो ग्रुप था, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। और जो स्टाफ द कंपैरिजन ग्रुप, स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडीशन जो थी, ये क्या था, ये बेसिकली कंपैरिजन ग्रुप था। यानी कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये था क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि जो एल्डरली पीपल को जो उनको फैसलों में आज़ादी हासिल नहीं है, यानी वो बाउंड हैं कि जो नर्सिंग होम ने फैसला करना है, उसी वक्त उठना है, उसी वक्त खाना खाना है, वो जो जैसे चाहते हैं वैसी जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था कंपैरिजन ग्रुप, वो इस तरह से वो जो उसमें उसी तरह से चल रहे थे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस्ड कंडीशन थी, उसमें उनको फ्रीडम दी गई। वन ग्रुप वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द मैनी डिसीजंस दे नीडेड टू मेक रिगार्डिंग हाउ देयर रूम्स वर अरेंज्ड, विजिटिंग, केयर ऑफ प्लांट्स, मूवी सेक्शन एंड सो फोर्थ। इन सारी चीज़ों में ये जो माइनर डिसीजन थे उनको बेसिकली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस कर दी गई कि इनके आप डिसीजंस अपनी मर्जी से कर लें। These residents were also given a small plant as a gift. उनको एक पौधा दिया गया कि ये आपको गिफ्ट है, यानी उस ग्रुप को जिसको कहा गया था कि अब आप अपने फैसले खुद कर लें। दो ग्रुप्स बने। If they decided to accept it, अगर उन्होंने ले लिया ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। And told to take care of it as they wished. और उन्हें कहा गया कि आप ये प्लांट रख लें, जैसे दिल करते आप इसकी केयर करें। This was the responsibility induced condition. तो ये फर्स्ट वो ग्रुप हो गया एल्डरली पीपल का जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस कंडीशन बना दी, जिनको आपने परमिशन दे दी कि आप अपने तौर पे अपने फैसले करें। दूसरा ग्रुप था स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडीशन। और जो स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडीशन थी, इस ग्रुप में वही नर्सिंग होम के जो केयर गिवर थे, वही उनकी बेसिकली उनके फैसले कर रहे थे, वो उन पे जस्ट इम्प्लीमेंट किए जाते थे। द सेकंड ग्रुप ऑफ रेजिडेंट्स, द कंपैरिजन ग्रुप वाज आल्सो कॉल्ड टुगेदर फॉर अ मीटिंग, बट इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस ग्रुप स्ट्रेस दिस स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस्ड ग्रुप को बुलाया,
यानी जो एल्डरली पीपल का एक ग्रुप लिया, उनको कहा कि जी आपको इन चीज़ों की आप आज़ादी अब अपनी मर्ज़ी से कर लें। दूसरा ग्रुप बनाया जो हमारा कंपैरिज़न ग्रुप था, उसमें उसको आपने आज़ादी नहीं दी, उसको वही बताया कि स्टाफ वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको ये चीज़ें बताएँगे, आपने उसी तरह से उनको परफ़ॉर्म करना है। These residents also received a plant as a gift. इनको भी एक प्लांट दिया गया गिफ्ट के, whatever whether they choose to have or not, वो उनकी चॉइस पे था, and were told the nurses would watch and care for the would water and care for the plants for them. और उन्हें बताया गया कि ये जो आपको हम प्लांट्स दिए गए, इनकी जो केयर है वो बेसिकली नर्सेस करेंगी। तो इस तरह से दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप जो अपने फैसलों में आज़ाद था, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप खुद फैसले कर लें, नाउ यू कैन टेक योर डिसीजंस, और दूसरा ग्रुप जिनको बताया गया कि आपने स्टाफ ने आपका रिस्पॉन्सिबल है आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ का। अब हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट आगे हुआ कैसे। रेजिडेंट्स ऑफ द नर्सिंग होम had been non-randomly assigned to a particular floor and room on the basis of availability, and some residents had been there for a long time. दो फ्लोर्स लिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो जो टू फ्लोर्स थे नर्सिंग होम पे, एक फ्लोर पे आपने अपना जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसको वहां पे रह रहा था, और दूसरे पे आपका कंट्रोल ग्रुप। और उसमें आपने वहां पे क्यों नहीं रखा हुआ था, क्योंकि वो मुद्दत से एक तो उसमें से कुछ लोग वहां पे रह रहे थे, आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी वहां पे थी, तो इस तरह आपने दो ग्रुप जो बनाए थे वो उनको टू फ्लोर्स पे डिवाइड किया हुआ था, और नॉन रैंडमली असाइन, यानी कुछ लोग इस फ्लोर पे रहेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस्ड हैं, और जो स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो दूसरे फ्लोर पे। देयरफॉर द टू सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू रेजिडेंट्स ऑन टू डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द नर्सिंग होम। आपको जैसे बताया मैंने कि एक फ्लोर के जो रेजिडेंट थे उनको और इंस्ट्रक्शंस दी गई, और दूसरे फ्लोर के रेजिडेंट्स को और इंस्ट्रक्शंस दी गई। These floors were chosen in the words of the authors because of similarity in the residents' physical and psychological health and prior socioeconomic status as determined by from evaluations made by the home director, head nurses and social workers. अब बात है कंपेरेबल होने चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं की तो आपने कोशिश की कि वो जो एक फ्लोर पे लोग थे वो और जो दूसरे ग्रुप के जो फ्लोर पे थे वो आपने इसलिए फ्लोर सेलेक्ट किए थे कि दोनों फ्लोर्स के जो लोग रहने वाले थे वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, अपनी हेल्थ कंडीशन में काफ़ी हद तक सिमिलर थे, यानी कंपेयर किए जा सकते थे। अब अगर आप एक फ्लोर पे ऐसे लोग ले लेते कि जो अपना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे साइकोलॉजिकली, या वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के थे, दूसरे पे हाई सोच, तो वो वैसे ही उनमें इतना डिफरेंस था तो कि उसको कंपेयर नहीं किया। आपने अपनी तरफ से कोशिश करते हैं गुज़ा एक्सपेरिमेंट में कि जो ग्रुप्स लिए हैं वो कंपेरेबल हों, दे शुड बी सिमिलर। क्योंकि रैंडम असाइनमेंट नहीं करते तो हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि दे आर एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन मैंने पहले बताया था कि जो रिसर्चर्स हैं रिकमेंड करते हैं कि आप कोशिश करें कि ट्रू एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस को मैक्सिमाइज करें। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि दोनों एक जैसे ग्रुप बना लें, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि दो ऐसे ग्रुप लें जो तकरीबन एक जैसे हों, जिस हद तक हो सकते हैं। तो उस नर्सिंग होम के डायरेक्टर ने, हेड नर्सेज ने और सोशल वर्कर ने बताया कि ये जो लोग हैं ना, यानी कुछ लोगों को एक फ्लोर पे शिफ्ट किया, कुछ को दूसरों पे, तो उन्होंने बताया कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो ये उसके बाद फ्लोर्स वर रैंडमली असाइन टू वन ऑफ द टू कंडीशंस। लेकिन आपने पार्टिसिपेंट तो रैंडमली असाइन नहीं किए, लेकिन हम कोशिश करते हैं ना कि कुज़ा एक्सपेरिमेंट को क्लोज टू ट्रू एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, तो हमने दोनों ट्रीटमेंट कंडीशंस को फ्लोर्स जो थे रैंडमली असाइन कर दिए। यानी हमने रैंडमली असाइन किया उसमें कि हम फ्लोर 1 को फॉर एग्जांपल हम देंगे रिस्पांसिबिलिटी इंड्यूस्ड ग्रुप होगा, और फ्लोर 2 को हमने कर लिया कि ये होगा स्टाफ रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप। डिपेंडेंट वेरिएबल, thus there were a number of dependent variables to assess the residents' perception of control, happiness, activity, interest level and so forth। तो आपने देखा कि उनमें जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, जैसे हैप्पीनेस, परसेप्शंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल,
ओवर देयर एनवायरनमेंट और परसीव्ड हैप्पीनेस, एक्टिविटी चीज़ों में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं और इस तरह के कुछ मेजर्स आपने लिए इसके ये ट्रीटमेंट के बाद। किया क्या गया था, क्वेश्चनर वर गिवन टू रेजिडेंट्स 1 वीक बिफोर। 3 तरह की मेजरमेंट ली गई है, आप देखें। एक तो 1 वीक पहले यानी इंस्ट्रक्शंस देने से पहले आपने दोनों ग्रुप्स को बुलाया था एल्डरली पीपल के और उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जी आपको रिस्पांसिबिलिटी खुद दी जाती है इंड्यूस्ड, और सेकंड ग्रुप को कहा था कि आप स्टाफ की रिस्पांसिबिलिटी है। आपने उन्हें जब बुलाया था उस बुलाने से 1 वीक पहले आपने उनसे उनसे क्या किया था, क्वेश्चनर आपने उनसे फिल करवाए थे जिसमें हाउ मच कंट्रोल दे फेल्ट ओवर जनरल इवेंट्स इन देयर लाइव्स एंड हाउ हैप्पी एंड एक्टिव दे फेल्ट। यानी आपने अपने एक्सपेरिमेंट में एल्डरली पीपल को इन्वॉल्व करने से 1 वीक पहले ही उनसे जाके क्वेश्चनर फिल करवा लिए थे, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि अब ये क्यों करवाए जा रहे हैं। सारे आपने करवा लिए, उस पे वो उनकी हैप्पीनेस का लेवल, उनका पर्सनल कंट्रोल सर्कमस्टांसेस पे और उनकी जो एक्टिविटी लेवल उसको मेजर कर लिया। फिर उसके 1 वीक के बाद यानी ये फिल करवाने के बाद आपने जो रेजिडेंट्स थे यानी एल्डरली पीपल उनके 2 ग्रुप बनाए और एक ग्रुप को आपने रिस्पांसिबिलिटी इंड्यूस्ड ग्रुप बना के उसको इजाजत दे दी कि आप अपने खुद फैसले करें। दूसरे ग्रुप को कहा जी आप स्टाफ की रिस्पांसिबिलिटी है। एक ग्रुप पहले और ये रिस्पांसिबिलिटी इंड्यूस्ड ग्रुप और इंस्ट्रक्शंस देने के 3 वीक के बाद, यानी 1 वीक पहले और 3 वीक के बाद, यानी कि दोनों जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है उसमें 1 मंथ का गैप है। यानी आपने रिस्पांसिबिलिटी इंस्ट्रक्शन से 1 वीक पहले ले ली थी उनसे मेजरमेंट क्वेश्चनर पे, और जब उन्हें रिस्पांसिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस दी दोनों ग्रुप्स को कि एक को कि आपकी अपनी रिस्पांसिबिलिटी है, दूसरे को कि आपकी बेसिकली स्टाफ रिस्पांसिबिलिटी, उसके 3 वीक्स के बाद दोबारा इन्हीं से यही क्वेश्चनर फिल करवाया रेजिडेंट से। अब सेकंड आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया उनसे कि स्टाफ मेंबर्स जो ईच फ्लोर्स पे थे उन्हें आपने कहा कि आप रेजिडेंट को रेट करें बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन ऑन सच ट्रेड्स सच एज अलर्टनेस, सोशेबिलिटी एंड एक्टिविटी। सेकंड जो वहाँ पे नर्सेज थी, जो केयर टेकर थी और वहाँ पे जो केयर गिवर थे उनके अपना जो नर्सेज उन्हें केयर प्रोवाइडर थी उन्हें आपने क्या किया, आपने उनको बता दिया कि आपने इनको यानी ये एक्सपेरिमेंट की जो रिस्पांसिबिलिटी इंस्ट्रक्शन देने से पहले भी कहा था कि इनको बताएं कि इनमें अलर्टनेस, सोशेबिलिटी और एक्टिविटी क्या थी। उसके बाद भी उन्हें कहा कि आपने ऑब्जर्व करना है और आपने नोट डाउन करना है, रेट करना है, इसको प्रॉपर रेटिंग्स करनी है। थर्ड आपने उन्होंने एक एक्टिविटी लेवल को प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए एक कंपटीशन भी करवाया। पोस्ट टेस्ट उन्होंने मेजरमेंट की, उनका सोशल इंटरेस्ट मेजर करने के लिए कंपटीशन करवाया। अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आए। अब आप देख लें कि 3 सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया। एक वो जो एल्डरली पीपल थे उनसे एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रक्शन देने के 1 वीक पहले और फिर 3 वीक इंस्ट्रक्शंस के बाद। सेकेंडली जो स्टाफ मेंबर थे दोनों फ्लोर्स के उनसे, और थर्ड एक जब ये हो चुका एक्सपेरिमेंट का टाइम गुजर गया यानी इंस्ट्रक्शन के 3 वीक्स बाद उन्होंने उनसे कंपटीशन भी करवाया ताकि उनसे एक्टिविटी लेवल में ये किया जाए। differences between pre-test and post-test measures showed that the resident in the responsibility-induced group was generally happier, more active, more alert following the treatment than were resident in the comparison group. वही जो जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिन लोगों को रिस्पांसिबिलिटी इंड्यूस्ड ग्रुप था, जिनको आज़ादी दी गई अपने फैसले खुद करने की, वो ज़्यादा खुश थे, एक्टिव थे, ज़्यादा अलर्ट थे as compared to those who were the responsibility of the staff as usual. Interpretation and implications of the results. Behavioral measures such as frequency of movie attendance उन्हें जब देखी गई followed the responsibility induced group, and although 10 residents from this group entered the contest, only 1 resident from the comparison group participated. जो उन्हें कहा था कि एक आपसे कॉन्टेस्ट करवाते हैं, उसमें जो उनकी एक्टिविटी या सोशेबिलिटी इंटरेस्ट लेवल था ये था कि जो आपका रिस्पांसिबिलिटी इंड्यूस्ड ग्रुप था उसमें से 10 रेजिडेंट्स ने, एल्डरली पीपल ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसमें उनका इतना कम इंटरेस्ट था कि सिर्फ एक ने पार्टिसिपेट किया। The investigators shared implications of these findings. Specifically, they suggest that some of the
Negative consequences of aging can be reduced or reversed by giving the elderly the opportunity to make personal decisions and to feel competent. अमेरिका में जो मॉडर्न रिसर्च है उसने प्रूव किया है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जब टाइम गुजारते हैं, उन्हें वक्त देते हैं, अदर देन टेंजिबल थिंग्स कि आप उन्हें गिफ्ट या उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं, उनको जब अपना वक्त देते हैं, उनकी जो ऑफस्प्रिंग हैं, बच्चे हैं, इससे उनकी एज इंक्रीज होती है। इससे हमें लेसन मिलता है कि हमें जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो हमारे एजिंग पेरेंट्स हैं, जो बेसिकली एजिंग के माइलस्टोन से गुजरे हैं, हमें चाहिए कि उनका अदब करें और उसके बाद उनको वक्त, जो सबसे अहम बात है कि वक्त दें। जब आप उन्हें वक्त देते हैं और उन्हें अपने फैसलों में उन्हें अपने आप पे डिपेंडेंट ना करें, तो हमें चाहिए कि मतलब ये एक्सपेरिमेंट की अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी सोसाइटी पे, क्योंकि ये कुज़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि जिसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अगर हम अपने बार बार मतलब हार्श टोन में आप बात नहीं करते, उनकी केयर करते हैं, उनको आज़ादी देते हैं, उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे जो उनकी लाइफ है वो बेहतर हो सकती है, उनकी लाइफ की क्वालिटी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अब ये तो रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ को टाइम देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, इससे उनकी एज इंक्रीज होती है। तो खैर हमें चाहिए कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनका एहतराम करें, और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने बूढ़े शख्स की इज़्ज़त की उसने अल्लाह की इज़्ज़त की, और वो अगर हमारे पेरेंट्स हों तो फिर आप सोचें कि उनका क्या मकाम होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनको उनको खुद पे डिपेंडेंट ना करें, उनको उनकी हर बात में बिला वजह इंटरवीन ना करें, बल्कि उनको आज़ादी से जीने दें, खुश रहने दें और उनकी केयर करें। सबसे हम उनको अपना वक्त दें। उसके बाद है थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, एडिटिव इफेक्ट्स विद सिलेक्शन, डिफरेंशियल रिग्रेशन, ऑब्जर्वर बायस, कंटेमिनेशन एंड नोवेलिटी इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकते हैं। ऑल्दो ग्रुप्स में भी कंपेरेबल ऑन अ प्री टेस्ट मेजर, यानी वो कंपेरेबल ग्रुप्स लिए गए थे प्री टेस्ट पे। This does not ensure that groups are comparable in all possible ways that are relevant to the outcome of the study. जाहिर है ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि रैंडम असाइनमेंट नहीं थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हर एस्पेक्ट पे जो जो प्लाजिबल फैक्टर्स थे उन सब पे वो सिमिलर थे। ऑल प्लाजिबल अल्टरनेटिव्स को हम नहीं कंट्रोल कर सकते जब तक हम रैंडम असाइनमेंट नहीं करते, तो ये उसमें एक पॉसिबल थ्रेट था। फिर जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, सिमिलर टू द इंटरनल वैलिडिटी, द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स मस्ट बी क्रिटिकली एग्जामिन। हम एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल वैलिडिटी कैसे इंश्योर करते हैं? वो है द बेस्ट एविडेंस फॉर द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इज रेप्लिकेशन विद डिफरेंट पॉपुलेशन, सेटिंग एंड टाइम्स। तो आप देखें, अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली रेप्लिकेट करते हैं, यानी बार बार करते हैं, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि इसकी हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल जो एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो इस तरह से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी रेप्लिकेशन मीन आप रिपीटेडली उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा, फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, पाकिस्तान में भी अब ओल्ड होम्स हैं, वहाँ पे आप यही एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं। तो अगर रिपीटेडली ये प्रूव होता है तो इट्स एक्सटर्नली वैलिड। अब है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। इसमें जो आपकी ट्रीटमेंट है उससे बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, टाइम सीरीज है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर ट्रीटमेंट, और फिर 6, 7, 8, 9 और 10। In a simple interrupted time series design, researchers examine a series of observations both before and after a treatment. Evidence from treatment effects occurs when there are abrupt changes discontinuous in their series time series data at the time treatment was implemented.
अगर ये आपने मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ली ट्रीटमेंट से पहले और इस अगर ट्रीटमेंट के बाद कोई एब्रप्ट चेंज आ जाता है इनके बिहेवियर में, फिर हम कहते हैं कि ये टाइम सीरीज डिज़ाइन की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से चेंज आई। द मेजर थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी इन द सिंपल इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन आर हिस्ट्री इफेक्ट्स एंड चेंजेस इन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। क्योंकि आप बार-बार उनसे ये देखें, आपने फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंटेशन की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10 टाइम आपने इंस्ट्रूमेंटेशन की है, बार-बार मेजरमेंट लिए हैं आपने, 5 टाइम्स बिफोर ट्रीटमेंट, 5 टाइम्स आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें बहुत बड़ा थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी है, क्योंकि वो बार-बार आप मेजरमेंट लेते हैं इसलिए। उसके बाद है सिंपल इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन इज़ पॉसिबल when researchers can observe changes in dependent variable for some time before and after a treatment is induced। तो इससे पहले अगर चेंजेस थी और इससे पहले जब रिसर्चर ने देखा और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ली किसी बिहेवियर की, फिर ट्रीटमेंट अप्लाई की और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन ली, तो इसको कहते हैं ये सिंपल इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन है। द एसेंस ऑफ दिस डिज़ाइन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ periodic measures before and after a treatment has been introduced। इसकी एक बड़ी क्वालिटी ये है कि ओवर द टाइम, अक्रॉस टाइम्स आप मेजरमेंट कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर्स की। ये नहीं है कि आप मतलब आप बड़े कंसिस्टेंट चेंजेस जो लोगों में आती हैं उनको स्टडी कर सकते हैं इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन में। तो एक जो ओकेजनल चेंज होती है वो नहीं, बल्कि एक जो कंसिस्टेंट चेंजेस आती हैं, आप इससे ट्रेंड स्टडी कर सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट से पहले ट्रेंड क्या था और इस ट्रीटमेंट के बाद किस तरह का ट्रेंड डेवलप हुआ। A simple interrupted time series design can be used to assess the effect of a treatment in situations such as when new product has been introduced, a new social reforms instituted and a special एडवर्टाइजिंग कैंपेन बिगन। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च की है, कोई रिफॉर्म्स आप सोसाइटी में लेके आए हैं, तो उसको अगर आप इफेक्टिवनेस देखना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले लोग क्या कर रहे थे और उसके बाद जब ये ट्रीटमेंट या आपने नई रिफॉर्म्स लॉन्च किए तो उसके बाद लोगों में क्या चेंजेस आई। जैसे आप देखें, आपके लॉकडाउन जो था उससे लॉकडाउन से पहले जो डिफरेंट मंथ्स थे उनमें कोरोना वायरस की क्या मेजरमेंट्स थी, फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद आपने डिफरेंट मंथ्स में मेजरमेंट ली कि क्या चेंज आई है, क्या उसका लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ। तो इस तरह अगर आप कोई रिफॉर्म्स करते हैं, जो है सोशल रिफॉर्म्स लेके आते हैं, कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी, तो आप किसी भी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस टेस्ट कर सकते हैं बाय इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन। लेकिन इसकी जो इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन है, इसकी एक लिमिटेशन भी है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। कैंपबेल ने 1969 में एक्सपेरिमेंट किया ऑन द इफेक्ट्स ऑफ अ सोशल पॉलिसी चेंज इन कनेक्टिकट इन द मिड 1950s। जो कनेक्टिकट अमेरिकन स्टेट है, इसमें मिड 50s में एक क्रैकडाउन किया गया, ट्रैफिक क्रैकडाउन किया गया ओवर स्पीडिंग पे। और इस जो कैंपबेल जो है, इसकी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट उसी से रिलेटेड है कि उस क्रैकडाउन के क्या इफेक्ट थे। यूज ऑफ इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। द सिंपल इंटरप्टेड टाइम series design can be used to assess the effect of a treatment in situations such as when a new product has been introduced, a new social reform instituted, or a special advertising campaign begun। जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है। Campbell investigated the effect of a social policy change in Connecticut in the mid 50s। तो अमेरिका की ये जो स्टेट है, इसमें मिड 50s में जो सोशल पॉलिसी चेंज आई, द गवर्नर ऑर्डर्ड अ crackdown on speeding, and Campbell made use of an interrupted time series designed to determine the effects of this order on traffic fatalities। जो एक गवर्नर थे कनेक्टिकट के, उन्होंने ऑर्डर किया कि जो ओवर स्पीडिंग है इस पे आप क्रैकडाउन करें और इनके लाइसेंस जो हैं वो सस्पेंड करें,
जो ओवर स्पीडिंग करते हैं ताकि जो ट्रैफिक फैटेलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। जो ट्रैफिक एक्सीडेंट से डिफरेंट डेथ्स होती हैं तो या कैजुअलिटीज़ होती हैं। प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट मेजर्स कैसे लिए? कैंपबेल was able to obtain archival data to use as pre-treatment and post-treatment measures because statistics related to traffic accidents are regularly kept by the state agencies. आप आर्काइवल रिकॉर्ड्स जिसमें रनिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रनिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें ये होता है कि वो पहले तमाम ईयर्स का डाटा जो था वो सारा रखा जाता था एजेंसीज के बारे में, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड था। तो उस वजह से जो उसका रिकॉर्ड था उसको कैंपबेल ने उसको एक्सेस किया कि कौन कौन से सालों में कौन कौन से एक्सीडेंट हुए। बिसाइड्स नंबर ऑफ फेटेलिटीज, कैंपबेल looked at number of speeding violations, number of drivers having their licenses suspended and other measures related to the driving behavior. इसने बहुत सारे different measures use किए इस क्रैकडाउन के इफेक्ट्स को देखने के लिए, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों में। ये आप देखते हैं, ये नंबर ऑफ सस्पेंशन ऑफ स्पीडिंग, टोटल सस्पेंशन, ये जिनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए ये देखें 1951, 52, 53 में 54 और उसके बाद ये ट्रीटमेंट अप्लाई की गई यानी कि क्रैकडाउन किया गया, ट्रैफिक क्रैकडाउन। उसके बाद यहाँ तक देखें आप मैक्सिमम ये 12 से कुछ ऊपर ये एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे ड्राइवर्स के ओवर स्पीडिंग की वजह से, ये सस्पेंशन थी। लेकिन जैसे ही ये 50s में लॉकडाउन किया गया तो आप ये देखें कि जो सस्पेंशन ऑफ क्रैकडाउन किया गया तो जो सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस थी वो देखें कहाँ पे चला गया, 30+ पे। और ये फिर उसके बाद ग्रेजुअली इसमें डिक्लाइन भी आया, क्योंकि जाहिर है जब यहाँ पे क्रैकडाउन, ट्रैफिक क्रैकडाउन किया गया, बहुत सारे लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, तो उनमें फिर ये देखें उसके बाद जो फर्दर जो ईयर्स थे उनमें आप देखें कि चेंज आती है कि कम रिड्यूस होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक क्रैकडाउन हुआ फौरन बाद ये सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस इंक्रीज हुआ। तो ये जो एब्रप्ट चेंज हुआ देखें यहाँ तक तो एकदम इसकी क्रैकडाउन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद ये देखें इसमें इतना बड़ा चेंज आया, यहाँ से ये ग्राफ यहाँ पे चला गया, ये सस्पेंशन ऑफ स्पीडिंग, टोटल सस्पेंशन ओवर स्पीड की वजह से। तो ये जो एब्रप्ट चेंज थी, जो कि पहले भी आपको बताया था कि अगर एब्रप्ट चेंज आती है ट्रीटमेंट के बाद तो हम उसको कहते हैं कि ये बेसिकली इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन इंटरप्रेटेबल है, कि ये इसी ट्रीटमेंट की वजह से, जो क्रैकडाउन था उसकी वजह से इनमें चेंज आई। डिसकंटिन्यू, देखिए ना कंटिन्यूटी नहीं थी इसमें, डिसकंटिन्यूड था, डिसकंटिन्यूड था और डिसकंटिन्यूटी थी इसमें, और ये उसके बाद फिर देखें यहाँ पे तो ये इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन, ये ऑब्जर्वेशंस बिफोर ट्रीटमेंट, देन ऑब्जर्वेशंस आफ्टर ट्रीटमेंट, discontinuity in graph before and after crackdown. Figures show the percentage of suspensions of licensing after speeding as a percentage of all license suspensions before and after the crackdown. उससे पहले कितने लोगों के सस्पेंड हुए थे, उसके बाद क्रैकडाउन के बाद कितनों के हुए। There is a clear discontinuity in the graph that coincides with the onset of the treatment. तो ये इससे पता चला कि जैसे ही ट्रीटमेंट आई तो बड़ा ये इसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई, जिससे पता चला कि ये जो पहले टाइम सीरीज डाटा था और उसके बाद ये टाइम सीरीज डाटा लिया गया, उसमें जो ट्रीटमेंट था उससे एक एब्रप्ट चेंज आई। तो इस वजह से द डिसकंटिन्यूटी प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर एन इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एज अ डिसकंटिन्यूटी इन द टाइम सीरीज इज द मेजर एविडेंस ऑफ एन इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर ये यहाँ पे थोड़ा वो स्लाइड चेंज आता तो फिर टाइम सीरीज डाटा में आप ये नहीं कह सकते थे कि ये अगर कंटिन्यूस चेंज आता तो कि ये इसकी वजह से था, ये माइनर चेंज आता। ये जो एकदम क्रैकडाउन के फौरन बाद ये बहुत बड़ा एब्रप्ट ये डिसकंटिन्यूस चेंज आया, उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्रैकडाउन की वजह से था। एब्रप्ट चेंजेस इन द टाइम सीरीज, एज Campbell points out, only abrupt changes in the time series graph can be interpreted because gradual changes are not indistinguishable from normal fluctuations over time। क्योंकि यहाँ पे ये अगर नॉर्मल इससे फ्लक्चुएशंस होती रहती तो आप ये नहीं कह सकते कि ये
अगर माइनर चेंजेस आती कि ये जो थी ट्रैफिक क्रैकडाउन की वजह से ये की गई, तो नॉर्मल की बजाय आपको डिसकंटिन्यूअस चेंजेस चाहिए होती हैं, डिसकंटिन्यूटी चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली चेंजेस ऑफन आर नॉट नियरली सो ड्रामेटिक। इसमें तो अगर से चेंजेस आई थी डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जब हम देखते हैं ट्रैफिक फैटेलिटीज की जब मेजरमेंट ली गई, ये तो लाइसेंस सस्पेंशन की थी, तो ट्रैफिक फैटेलिटीज की जो जब हमने उसकी मेजरमेंट्स ली तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं थी। अब उसको देखते हैं कि ट्रैफिक फैटेलिटीज वाज नॉट एज अब्रप्ट एज एसोसिएटेड विद द सस्पेंशन ऑफ द ड्राइवर्स लाइसेंसेस। जिस तरह इसमें अब्रप्ट चेंज आई थी, ऐसे अब्रप्ट चेंज ऑब्जर्व नहीं की जा सकी जब हमने फैटेलिटीज ट्रैफिक फैटेलिटीज जो एक्सीडेंट्स में देखी। गाय ग्रीन्जर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द इफेक्ट ऑफ अवॉइडिंग द ड्रेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो 9/11 के बेसिकली इफेक्ट्स थे। पोस्ट 9/11 टेररिस्ट अटैक्स जो थे उन पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ड्रेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग, ड्रेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग ये था कि जाहिर है आपने देखा कि उसमें जो थे उन्होंने जहाज यूज किया और उससे हिट किया जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, तो उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर बाई एयर जो है वो सफ़र करना छोड़ दिया और वो सफ़र करने लगे बाई रोड। तो उसकी वजह से बाई रोड सफ़र करने की वजह से लोगों में क्या हुआ, लोगों के जो रोड एक्सीडेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ रोड एक्सीडेंट्स में। तो ये जो थी अ वेरिएशन ऑफ द interrupted time series design was used to assess the effect of avoiding the dread risk of flying, avoiding the dread risk of flying। यानी उन्होंने कहा कि जब आप बाई एयर सफ़र करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके मतलब आपकी कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि वो उनको यूज़ किया गया उसमें इसमें हिट करने के लिए WTC को। तो फॉलोइंग द टेररिस्ट अटैक्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 9/11 सितंबर 11 2001, तो जो 9/11 के तो गाय ग्रेंजर का जो एक्सपेरिमेंट था, तो गाय ग्रेंजर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, 9/11 के बाद जो लोगों में ये उनके दिल में खौफ पैदा हो गया था कि हमने बाई एयर ट्रेवल नहीं करना, हमने बाई रोड जाना है। उस पे बेसिकली जो ड्रेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग था उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। The rationale of this study was as follows: people tend to fear dread risk which are defined as low probability, high consequence events such as the terrorist attacks। लो प्रोबेबिलिटी, चांसेस तो नहीं थे कि दोबारा ऐसा अटैक होगा, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्वेयर थे। तो ऐसे जो लो प्रोबेबिलिटी, यानी अब बार-बार अटैक्स तो नहीं हो सकते, आज उस वक्त के बाद आज तक अमेरिका पे हो तो कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन हाई कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने स्वेयर थे कि लोगों ने एयरलाइंस के थ्रू सफ़र करना ही छोड़ दिया और वो बाई रोड सफ़र करने लगे कि ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लो प्रोबेबिलिटी हाई कॉन्सिक्वेंसेस इवेंट्स जो है ड्रेड रिस्क, इनको उन्होंने लेबल किया। इफ अमेरिकन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द ड्रेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग इंस्टेड ड्रोव टू देयर डेस्टिनेशंस then an increase in the traffic fatalities would be expected। अगर अमेरिकन नहीं सफ़र करते बाई एयर तो सारे बाई रोड जो है इसको प्रेफर करते हैं, तो इसका एक ऑब्वियस आउटकम होगा कि जो पोस्ट 9/11 डिफरेंट मंथ्स थे कि उनमें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इंक्रीज होंगे, क्योंकि रोड्स पे लोग ज़्यादा जब सफ़र करेंगे। तो ये जो गाय ग्रेंजर का एक्सपेरिमेंट है 9/11 पे, टेररिस्ट अटैक्स पे, इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। तो गाय ग्रेंजर जो था उसने क्या किया, ड्रेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग पे एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था उससे 3 मंथ्स फॉलोइंग सितंबर 9/11 के 3 माह बाद जो ट्रैफिक एक्सीडेंट थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से डाटा लिया कि
सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। द मीन नंबर ऑफ फैटेलिटीज इन दीज preceding years was compared with the number of after September 11. उसमें किया क्या था, द रिजल्ट्स ऑफ दिस एनालिसिस आर सीन इन फिगर, वो आपको दिखते हैं। अब इसमें इन्होंने किया ये था कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था उसको कहा कि जी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, आप उसका डाटा प्रोवाइड करें। और वो जो डाटा लिया था उसको जो सिर्फ 5 इयर्स पहले जो डिफरेंट मंथ्स में अमेरिका में मीन एवरेज यानी कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए थे 5 इयर्स में, उसका भी डाटा लिया कंपेयर करने के लिए कि 9/11 से पहले कितने एक्सीडेंट होते थे एवरेज हर मंथ में, और 9/11 के बाद जो मंथ्स थे उनमें कितने। तो पहले 5 मंथ्स के लिए और 5 इयर्स के लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने डाटा लिया इन मंथ्स का जो जिनमें 9/11 हुआ था, इसके बाद जो मंथ्स थे। अ ग्राफ शोज द फैटल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स फॉर 12 मंथ्स ऑफ दिस ईयर। ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ फैटल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ये अमेरिका में कितने हुए 1996 टू 2000 में। ये देखें, ये 1996 टू 2000 में कितने हो रहे थे, और फिर ये देखें आप जो स्केयर इंडिकेट करता है 2001 में, और ये था यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आके 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद आप देखें ये जो स्केयर है, ये देखें ये मीन से इंक्रीज हुए, ये मीन से इंक्रीज हुए, ये मीन, यानी कि 5 इयर्स में नवंबर सितंबर में इतने एक्सीडेंट थे, ये जो सर्कल इंडिकेट करता है, और जो सितंबर 11 में इतने थे 9/11 के बाद आप देखें तो 11th मंथ ऑफ 2001 में ये हुए। फिर ये अक्टूबर में यानी 9/11 हुआ, ये सितंबर में, फिर उसके बाद आप देखें ये जो है अक्टूबर में इतने हुए, ये मीन था 5 इयर्स का। इस मंथ में 5 इयर्स में इतने एक्सीडेंट हुए थे और 9/11 के बाद इतने हुए। इस मंथ में यानी नवंबर में 5 इयर्स में मीन इतने एक्सीडेंट हुए थे और 9/11 के बाद इतने हुए। दिसंबर में 5 इयर्स में इतने हुए थे और 9/11 के बाद दिसंबर में इतने हुए। यानी 5 इयर्स 9/11 से पहले जब भी दिसंबर आया तो टोटल एक्सीडेंट इतने थे, लेकिन जब 9/11 के बाद जो दिसंबर था उसमें इतने एक्सीडेंट थे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ग्राफ शोज फैटल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स फॉर ऑल 12 मंथ्स ऑफ द ईयर फॉर बोथ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। सर्कल्स डिपिक्ट, जो आपको पहले बताया कि सर्कल्स जो है वो इंडिकेट करते हैं डिपिक्टेड बाय स्केयर्स फॉर द ईयर 2001 में जो स्केयर्स से इंडिकेट करते हैं। इन एडिशन द highest and lowest values for each month in the preceding 5 years were shown. The bars around each means the data for fatalities during October, November and December revealed that in the year 2001 the number of fatal traffic accidents was as high or higher than the highest value of preceding 5 years। के जो 5 इयर्स के किसी भी मंथ में एक्सीडेंट हुए थे उससे ज़्यादा, ये देखें जो 5 इयर्स में जितने भी एक्सीडेंट हुए थे उनसे भी ये देखें 3400 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, ये देखें। तो ये उसके बाद जो इनका मीन जब लिया गया बाकी जो डिफरेंट मंथ्स था उन सब के मीन से ज़्यादा इस ईयर में ये जो 2001 था इसमें एक्सीडेंट हुए। इसमें एक्सीडेंट जो थे उनसे ज़्यादा हुए, ये देखिए यहाँ पे इससे ज़्यादा हुए। तो ये जो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वाकई जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स थे वो इंक्रीज हुए लोगों ने जब बाई रोड ट्रैवल करना स्टार्ट किया। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस Guy Gerinzer was able to conclude that traffic fatalities increased by 353 people in October, November and December 2001। उसके बाद यानी सितंबर में सितंबर 11 जो था, जो उसमें जो 9/11 जब हुआ, 9/11 के बाद जब अक्टूबर आया, नवंबर और दिसंबर, उनमें 353 लोगों की डेथ्स हुई। उसके यानी कि 9/11 के बाद 3 मंथ जो थे उनमें 353 लोगों की डेथ हुई। लेकिन
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि टोटल पैसेंजर्स की जो डेथ्स हुई थी 9/11 अटैक्स में वो 266 थे। तो इसका मतलब वो जो इससे डरे हुए थे, जो उन्हें डेड रिस्क था ऑफ फ्लाइंग कि जी हमारी कहीं डेथ ना हो जाए या कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, उसमें तो टोटल लोगों की डेथ हुई थी। पैसेंजर जो थे उनमें 266 की, और कुछ लोग फिर ग्राउंड पे उनकी डेथ हुई है बिल्डिंग्स में, लेकिन पैसेंजर्स में 266 जो टोटल पैसेंजर्स थे उनकी डेथ हुई थी। लेकिन इन 3 मंथ्स में जो लोगों को डेड रिस्क था उसकी उसकी वजह से 353 लोगों की डेथ हो गई। यानी कि आप देखें ना कि उसमें तो कम लोग मरे थे जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, जो एरोप्लेन जो थे उन्होंने वो क्रैश किए थे, उसमें हिट किया था उनसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को। तो लेकिन जो उसके बाद डेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग उनके अंदर क्रिएट हुआ। डेड रिस्क मीन एक इवेंट जो था उसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो दोबारा नहीं होता, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सेवेयर होते हैं लोग के माइंड पे। उससे 353 लोगों की डेथ हो गई। तो इससे आप देखें कि इस स्टडी की जो गाय ग्रिंजर का जो एक्सपेरिमेंट था, इसकी जब हम देखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, तो आप देखें कि रिसर्चर्स सजेस्टेड दैट इफ द पब्लिक वर बेटर इन्फॉर्म्ड about psychological reactions to catastrophic events and the potential risk of avoiding risk, perhaps this psychologically motivated toll could be prevented। कि अगर हम उन्हें बताते कि ये डेड रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये इवेंट ऐसे होते हैं जो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये उन्हें प्रॉपर एजुकेट किया जाता कि आप बाय एयर जो सफ़र है उसको अवॉइड ना करें और उसकी बजाय रोड्स पे आप लॉन्ग ड्राइव ना करें, जो है तो आप बाय एयर ही ट्रैवल करें, तो ये इस तरह की कैजुअलिटीज़ ना होती इतनी ज़्यादा। अब जब बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आप देखते हैं कि जो कंपैरिजन ग्रुप था वो इंक्लूड नहीं किया गया। यानी कि ये इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन था जिसमें आपने जो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और उसको कंपेयर किया प्री पोस्ट कंडीशन में, लेकिन इसमें आपने कंपैरिजन ग्रुप नहीं लिया टाइम सीरीज में। तो दिस लिमिटेशन कैन बी eliminated with interrupted time series with non-equivalent control group। तो interrupted time series डिज़ाइन विद नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप से आप इस लिमिटेशन को अगर ओवरकम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब अगर आपके पास कंपैरिजन ग्रुप ना हो, आप ये तो कह सकते हैं कि ड्यू टू द ड्रेड रिस्क ऑफ फ्लाइंग देयर वाज अ increase in the accidents of the travelers। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि the increase in accidents or fatal traffic accidents was just because of the dread risk of flying, because there was no comparison group। जब तक आपके पास comparison group नहीं होता, आप cause effect को solely infer नहीं कर सकते। तो इसका एक alternate जो रिसर्चर्स ने दिया वो क्या था, इंटरप्टेड टाइम सीरीज विद नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। कैसे इसमें देखें कि आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की, फिर सिक्स, सेवन्थ। ये आपने ये देखें, ये आप इस 9/11 से पहले का आपने डाटा लिया, 9/11 के बाद का डाटा लिया। तो आपने पहले उसका डाटा लिया, उसको कंपेयर किया उसके बाद के डाटा से। सेकंड ग्रुप आपने लिया जिनका 9/11 से पहले भी लिया और जो है 9/11 के बाद में भी लिया। और तो अगर आप अगर आप इसमें देखें कि जो ट्रैफिक क्रैकडाउन का एक्सपेरिमेंट था वो इस पे बेस्ट अप्लाई होता है कि आपने एक ग्रुप लिया, यानी जो कनेक्टिकट जो अमेरिकन स्टेट थी उसमें ये ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का डाटा लिया गया और उसके बाद उन पे ट्रीटमेंट यानी क्रैकडाउन किया गया, और क्रैकडाउन के बाद दोबारा उनका डाटा लिया गया कि उनके ट्रैफिक एक्सीडेंट्स थे और जो सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस थे और फेटेलिटीज़ थी वो कम हुई या उनमें डिक्लाइन आया, यानी जो कि आपने देखा था कि एब्रप्ट चेंज था उनमें। लेकिन आपने दूसरी कोई स्टेट से भी डाटा लिया जहाँ पे ये क्रैकडाउन नहीं किया गया, क्योंकि वो इन्फर करते हैं कि जो विंटर मंथ्स होते हैं
उनमें वैसे ही समटाइम्स जब मंथ्स आपके लिए फेवरेबल होते हैं, समर मंथ्स जो होते हैं, तो उसमें जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो कम होते हैं और विंटर मंथ्स में वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप इसके कंपैरिजन में कुछ और स्टेट्स को लेते, फिर हम क्लियरली इन्फर कर सकते थे कि ये चेंजेस जो आई, जो डिक्लाइन आया, वो फेवरेबल वेदर की वजह से नहीं आया कि विंटर के बाद जैसे ही आप देखते हैं कि समर आता है तो वैसे ही डिक्लाइन आ जाते हैं, तो इस वजह से नहीं आया, बल्कि वो जो आपने ट्रैफिक क्रैकडाउन किया, क्रैकडाउन की वजह से चेंज आया। तो इसमें देखते हैं हम इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन विद नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। In a time series with non-equivalent control group design, researchers make a series of observations before and after treatment for both a treatment group and a comparator। लास्ट टाइम आपने सिर्फ एक ट्रीटमेंट ग्रुप के लिए उससे पहले ऑब्जर्वेशन ली थी और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन ली, लेकिन अब आप ट्रीटमेंट ग्रुप के लिए भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कंपैरिजन ग्रुप के लिए भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसकी मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते तो इसकी भी मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि ये जो ट्रीटमेंट ये ग्रुप की जो थे वो उनकी रैंडम असाइनमेंट नहीं की गई। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है नॉन रैंडमली, ग्रुप्स वर नॉन रैंडमली असाइंड टू ट्रीटमेंट कंडीशन एंड टू कंपैरिजन ग्रुप, टू ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंपैरिजन ग्रुप। The internal validity of the interrupted time series design can be enhanced greatly by including a control group following the procedure we described earlier for the non-equivalent control group। आप इसमें अगर एक कंट्रोल ग्रुप ले लेते हैं तो इसकी इंटरनल वैलिडिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि आप इसके बाद अगर इसमें चेंज नहीं आती और इसमें ट्रीटमेंट से चेंज आती है तो आप क्लियरली क्लेम कर सकते हैं कि चेंज इन द treatment group was just because of treatment, because there was no change in the control group when treatment was not applied। For the time series with non-equivalent control group design, the researcher must find a group that is comparable to the treatment group and that allows a similar opportunity for multiple observations before and after time that the treatment is administered to the comparison group। क्योंकि हमने ये डॉटेड लाइन बताती है रैंडम असाइनमेंट नहीं की इन दोनों की, टू ट्रीटमेंट कंडीशंस हमने नहीं रैंडमली असाइन किए कि ये लोग, ये जो है एक ग्रुप जो है ट्रीटमेंट को जाएगा और ये कंट्रोल को, नॉन रैंडमली असाइन किया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये कंपेरेबल हों। जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं कि आपस में सिमिलर हों, हम कोशिश मैक्सिमाइज सिमिलैरिटीज़ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको कंपेयर किया जा सकते का। जैसे आप अमेरिका की एक स्टेट के एक्सीडेंट को अमेरिका की किसी दूसरी स्टेट के एक्सीडेंट से कंपेयर करते हैं। आप ये नहीं करते कि अमेरिका के एक्सीडेंट को किसी एशिया के किसी मुल्क के एक्सीडेंट से कंपेयर कर लें, क्योंकि उनकी स्टेट्स के वहाँ पे जो ट्रैफिक रिफॉर्म्स हैं वो एक जैसे हैं, तो आप उनको वो फिर भी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन आप उसको किसी और कंट्री से करेंगे तो उनके डिफरेंट हैं। तो आपने देखना है कि कंपेरेबल हों, यानी एक्सपेरिमेंटल और कंपैरिजन ग्रुप जो है उसमें सिमिलैरिटीज़ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली आपने ये भी इंश्योर करना है कि ट्रीटमेंट और कंपैरिजन दोनों ग्रुप से मल्टीपल टाइम्स ट्रीटमेंट ली जा सकती हों। ये ना हो कि आप यहाँ पे ले लें, यहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटी ना हो। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको आपने इंश्योर करना है एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि ट्रीटमेंट ग्रुप से भी मल्टीपल, पहले तो ट्रीटमेंट और कंपैरिजन ग्रुप सिमिलर हों, दे आर लाइक ईच अदर, लेकिन क्योंकि रैंडम असाइनमेंट नहीं है तो हम ये तो नहीं क्लेम कर सकते दे आर परफेक्टली सेम, क्योंकि इसमें हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं दे शुड बी कंपेरेबल। ठीक है, तो दूसरी इसमें ये कंडीशन है कि हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि दोनों से मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्वेशन ले सकें, बिफोर ट्रीटमेंट भी और आफ्टर ट्रीटमेंट भी। As before, a dashed line is used to indicate that the control group and the experimental group were not randomly assigned। यानी रैंडमली, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये जो डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि ये रैंडमली असाइन नहीं किया गया इन दोनों को। Campbell's experiment with interrupted time series with non-equivalent control group। अब हम देखते हैं कि जो कैंपबेल एक्सपेरिमेंट है उसको कैसे इंटरप्टेड टाइम सीरीज से विद नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप हम उसको उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो आपने जब डाटा लिया अमेरिका की एक कनेक्टिकट स्टेट से,
उस डाटा को आप दूसरी स्टेट्स के ट्रैफिक एक्सीडेंट से कंपेयर किए होंगे। ये देखें, व्हेन एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द कनेक्टिकट गवर्नर्स crackdown on speeding, Campbell gathered data from neighboring states to rule out possible regional trends due to the weather in order to strengthen his case for the effect of his particular social policy change. ये देखने के लिए कि अगर लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ये मौसम की वजह से चेंज आया है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कि मौसम की वजह से चेंज नहीं था, उसने क्या किया, जो क्रैकडाउन पे डाटा लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रैकडाउन से पहले, क्रैकडाउन के बाद, ये तो एक कनेक्टिकट स्टेट से लिया, उसके अलावा नेबरिंग स्टेट से भी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज पे डाटा लिया, ताकि उसको एक कंपेरेबल ग्रुप लिया दूसरा। Campbell used traffic fatality data obtained from neighboring states to provide a comparison with traffic fatality data following the crackdown on speeding in Connecticut. Although traffic fatalities in Connecticut showed a decline immediately following the crackdown, but the data from comparable states did not exhibit any such decline. जिनसे आपने कनेक्टिकट में जो डिफरेंट आपने डाटा लिया था डिफरेंट ईयर्स का, और उसके बाद उस पर आपने उस पर जो ट्रैफिक क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन ली गई कि फैटेलिटी रेट और सस्पेंशन में, जब आपने दूसरी स्टेट्स का लिया और उनमें दूसरी स्टेट्स में नेबरिंग स्टेट जो इसके साथ ही कनेक्टिकट के साथ, उनमें अमेरिका की दूसरी स्टेट्स में जहाँ पे ये इंटरवेंशन या क्रैकडाउन नहीं किया गया था, उनमें कोई चेंज नहीं आई, जबकि इनमें डिक्लाइन आया। तो उससे क्या हुआ, ट्रैफिक फैटेलिटी डाटा फॉलोइंग द क्रैकडाउन ऑन स्पीडिंग इन कनेक्टिकट, तो इससे क्या हुआ, ऑल्दो ट्रैफिक फैटेलिटीज इन कनेक्टिकट शोड अ डिक्लाइन, यहाँ पे कम हो गई इमीडिएटली फॉलोइंग द क्रैकडाउन, लेकिन जो उसकी नेबरिंग स्टेट थी वहाँ पे ये डिक्लाइन नहीं आया, जिससे क्या इंटरप्रेट किया, दिस फाइंडिंग tends to rule out claims that the decrease in traffic fatalities in Connecticut were due to the factors such as weather conditions, improved automobile design, or any other factor that were like shared by Connecticut and the neighboring states. इससे ये प्रूव हो गया कि जो कनेक्टिकट में ट्रैफिक क्रैकडाउन किया गया था उसकी वजह से ही चेंज आया, वेदर चेंज होने की वजह से डिक्लाइन नहीं आया या किसी और वजह से, क्योंकि जब आपने नेबरिंग स्टेट जहाँ पे क्रैकडाउन किया गया था, क्रैकडाउन नहीं किया गया था, अगर चेंज वेदर की वजह से आता तो फिर वहाँ पे भी आ जाता, वहाँ पे तो चेंज नहीं आया, चेंज तो उसी जगह पे आया जहाँ पे जो कनेक्टिकट स्टेट में जहाँ पे ट्रैफिक क्रैकडाउन किया गया था। तो इस की वजह से हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन इन द फैटेलिटी रेट्स in Connecticut is just because of the traffic crackdown. So the traffic crackdown was effective. तो ये क्योंकि हमारे पास एक नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप था। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप इसलिए कहते हैं कि ये रैंडमली असाइंड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम इवेल्युएशन की, और प्रोग्राम इवेल्युएशन जो है उसमें प्रोग्राम इवेल्युएशन इज यूज्ड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोवाइड फीडबैक टू एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट देयर सर्विसेज। आप जो डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और डिफरेंट जो नए सोसाइटी में आप सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आते हैं, जो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, उनकी अगर इफेक्टिवनेस टेस्ट करना हो तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एक बेस्ट मेथड है। प्रोग्राम इवेल्युएटर्स assesses need, process, outcome and efficiency of social services। तो ये जो प्रोग्राम इवेल्युएटर हैं वो मल्टी डायमेंशनल डाटा लेते हैं और प्रोग्राम इवेल्युएशन उसकी बेसिस पे आप कर सकते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट aimed at improving conditions under which people work and live। तो जो अगर आप कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो उस प्रोग्राम की आप इवेल्युएशन करवा सकते हैं कि इसका जो लोग हैं वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आई। तो ये प्रोग्राम इवेल्युएशन का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट है कि आप किसी भी प्रोग्राम, किसी भी नए रिफॉर्म्स, सोशल सर्विसेज, उनकी इफेक्टिवनेस टेस्ट कर सकते हैं। It's very much similar to Kozai experiments. Despite society's reluctance to use experiments, true experiments and Kozai experiments can provide excellent approaches for evaluating social reforms. जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स किए जाते हैं, जैसे आपने देखा कि ट्रैफिक क्रैकडाउन जो था,
पाकिस्तान में 2019 में 36,000 लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। इसको कहते हैं इट्स अ साइलेंट किलर। पाकिस्तान में 36,000 लोगों की डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट्स में। तो आप जो कोई रिफॉर्म, जैसे ट्रैफिक क्रैकडाउन किया गया अमेरिका की कनेक्टिकट स्टेट में, आप ऐसे कोई भी सोसाइटी में रिफॉर्म्स ला सकते हैं और उनको कुज़ाई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या ट्रू एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिव थे या इफ़ेक्टिव नहीं थे। एक्सपेरिमेंटेशन इन नेचुरल सेटिंग्स, जो कि सबसे सुपीरियर क्वालिटी है कुज़ाई एक्सपेरिमेंट की, कि आर्टिफिशियल लैब सेटिंग्स की बजाय आप नेचुरल सेटिंग्स में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी भी हाई होती है। अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की एक्सटर्नल वैलिडिटी लो होती है और इंटरनल हाई होती है, जैसे ट्रू एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंटेशन इन नेचुरल सेटिंग्स differ in many ways from experimentation in psychology laboratories. The reason for doing experiments in natural settings include testing the external validity of the laboratory findings and assessing the effects of treatment aimed at improving conditions under which people work and live. तो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।